वणकम जी दोस्तों। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और इसमें सीखेंगे कि आपने ऑन पेज एसईओ कैसे करनी होती है। तो इसके चंद एक जो पार्ट्स हैं उनको इंशाल्लाह शुरू करते हैं। और आज ऑन पेज एसईओ की सारी चीज़ें हम सीखेंगे, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं, कहाँ कहाँ पे अपने कीवर्ड्स को एडजस्ट करते हैं और कैसे आपने इसको बेहतर अंदाज से ऑप्टिमाइज करना है कि गूगल उसको समझ सके कि ये बेटर कंटेंट है। आपको जैसे कल बताया था कि सबसे पहली चीज जो एसईओ में है वो है कीवर्ड्स की रिसर्च करना। इंटेंट के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से आप उसकी रिसर्च करके कीवर्ड्स चुनते हैं। तो आपको इसकी असाइनमेंट या तो मिल गई होगी या आज शायद नजूर सेंड कर देंगे। तो उसके बाद अगला पार्ट इसका आता है आपकी वेबसाइट की जो ऑप्टिमाइजेशन है ऑनलाइन ऑन पेज, जिसमें आप उसकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखते हैं कि इसकी स्पीड अच्छी हो जाए, इसकी चंद एक चीज़ें और अच्छी हो जाएं। और साथ में आप देखते हैं कि मैंने कंटेंट जो करना है इसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है। तो ऑप्टिमाइज करके आप उसको इंशाल्लाह रैंक कर सकेंगे वहाँ पे। तीसरा पार्ट ये आता है जहाँ पे जाके आप उसकी बैकलिंक्स बिल्ड करते हैं, जहाँ पे दो चीज़ें आपने अपनी वेबसाइट के मतलब बिल्ड करनी होती हैं, जिसे कहते हैं क्रेडिबिलिटी और अथॉरिटी। अगर गूगल आपकी इस वेबसाइट को समझ ले ये क्रेडिबल सोर्स है और अथॉरिटी वाला सोर्स है, तो गूगल इसको प्रेफर करती है फिर ऊपर सर्च इंजन में। तो अभी हम आज जो है वो सेकंड पार्ट के ऊपर मूव कर चुके हैं, जिसमें ऑन पेज वाला सारा पार्ट करेंगे। तो नजूर आप जरा सबको एडमिट कर लें जो जो दोस्त आते हैं, और मैं साथ में शुरू करता हूँ। जी चलते हैं स्क्रीन की तरफ। मैंने यहाँ पे ना एक ये बनाया है ब्लॉग, wordpress.com पे साइन अप करके ये ब्लॉग बनाया है। आप दोस्तों को अगर मुश्किलात पेश आती हों तो आप बताइएगा। एक बार आपको ना साइन अप करके नजूर बता देंगे, वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे। मेरे ख्याल में इसका साइन अप का प्रोसीजर बड़ा सिंपल है। wordpress.com पे जाके साइन अप करना, ये प्रैक्टिस के लिए वेबसाइट्स तैयार करना ठीक है। लेकिन अगर आप इस ब्लॉग को प्रैक्टिकली रन करना चाहें और इससे कल को पैसे कमाना चाहें या कुछ और, तो फिर इससे बेटर है कि आप प्रॉपरली डोमेन होस्टिंग बाय करें और फिर आप इससे मुस्तफीद हों। डोमेन होस्टिंग बाय करने के लिए मैं आपको रिकमेंड भी कर दूंगा, अगर आप कोई दोस्त चाहते हैं जिससे आप होस्टिंग बाय करना चाहें, ताकि आप पाकिस्तान रुपीज में पे कर सकते हैं, वरना वो तो है मौजूद वो होस्टिंगर, तो आप उससे कर सकते हैं। अच्छा जी। नहीं दोस्तों, सबसे पहली बात है इसकी इंटरफेस को समझिए। हमारे इस कोर्स में ना वर्डप्रेस की मैनेजमेंट नहीं आ रही, कि हम इसमें ये सिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो एक अलग चीज़ आती है जो अगर आप थोड़ी सी सीख लें तो बहुत अच्छी है। वैसे गुड न्यूज़ ये है कि उसके लिए 7 लेक्चर्स वहाँ मौजूद हैं यूट्यूब चैनल पे वर्डप्रेस के लिए। आप अगर चाहें तो वहाँ पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे चैनल पे जाके आप प्ले लिस्ट में जाएं और यहाँ पे जाके आपको मिल जाएगा वर्डप्रेस के हवाले से छोटा सा कोर्स है ये वाला। तो इसमें आप ना ज़ाती अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो, अगर उस पे अपनी ज़ाती वेब होस्टिंग लेके तो किस तरह करनी है, ये 7 इसमें लेक्चर्स होंगे और आप उसको देख के कर सकते हैं। क्योंकि ये एसईओ का पार्ट नहीं होता है वेबसाइट डिजाइनिंग करना, ये फला करना, इसलिए हम इस लेक्चर में कवर नहीं कर रहे। लेकिन इसके फ्री लेक्चर यहाँ मौजूद हैं, आप चाहेंगे इसको सीख लेंगे। अगली बात है उसमें इस्तेमाल काफ़ी तरह सिखाया गया है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका इस्तेमाल बताऊंगा इस लेक्चर के अंदर भी, ताकि आप उसे देख सकें। वर्डप्रेस जो है ये एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप वेबसाइटों को बना के मैनेज कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर से पहले ये था किसी वेब डिजाइनर से ही साइट डिजाइन करवानी पड़ती थी, कोडिंग करवानी पड़ती थी। ये सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि आपको डाउनलोड नहीं करने पड़ते, ये आप अपनी होस्टिंग में डायरेक्ट इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अगर आप वो लेक्चर देखेंगे यहाँ पे आपको अंदाजा होगा, सिर्फ क्लिक करेंगे, चंद चीजें करेंगे और सॉफ्टवेयर आपके जिस जगह पड़ा होता है वर्डप्रेस की साइट पे, वहां से आपकी अपनी जाती होस्टिंग में इंस्टॉल हो जाएगा। तो wordpress.org के ऊपर ये पड़ा होता है यहाँ पे, ये उसकी साइट होती है org। अगर आपने खुद डाउनलोड भी करना हो और लोकल कहीं इंस्टॉल करना हो तो इसे कहते हैं गेट वर्डप्रेस करते हैं। ये पूरा सॉफ्टवेयर आपको मिल सकता है अगर डाउनलोड करना हो। अगर आपने डाउनलोड नहीं करना, जो कि आपकी जरूरत नहीं है, तो फिर आप सिर्फ होस्टिंग में इसको क्लिक करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा अपने आप, कोई डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, सारा सेटअप उसका हो जाएगा। उसका प्रोसीजर इंतहाई आसान है और यहाँ दिखाया गया है।
नेक्स्ट, वर्डप्रेस वालों ने एक wordpress.com साइट भी बना रखी हुई है। इनकी पहली वेबसाइट थी wordpress.org, जिस पे सॉफ्टवेयर पड़ा होता है और उसके सॉफ्टवेयर के प्लगइन बाकी चीजें पड़ी होती हैं। और दूसरी वेबसाइट इनकी है जैसे blogger.com है, कि कोई बंदा अपनी होस्टिंग ना ले, अपना डोमेन ना ले, तो सिर्फ इनके ऊपर साइन अप करे तो अपनी जाती साइट बना सके, जो अगर प्रोफेशनल साइट नहीं है तो लोगों को दिखाने के लिए हो जाए, ब्लॉग टाइप ऐसे, जिसमें आपकी वेबसाइट का जो नाम है वो नाम, जी शाह जी, अच्छा, जिसमें आपकी वेबसाइट का जो नाम है वो आपका नाम मिलेगा आपको, आपकी साइट का नाम आगे मिलेगा wordpress.com। तो पूरा वो होता है ना, आपका domain.com नहीं मिलेगा। तो अगर domain.com टाइप लेना पड़ेगा, यानी जैसे designery.com है, फिर आपको पैसे पे करने पड़ते हैं इसके। लेकिन प्रैक्टिस के लिए ये ठीक है कि आप ये साइट इसकी बना लें। ये देखिए, डिजिटल एम्पायर 81 ये साइट है, ठीक है ना, ये साइट है हमारी। फिलहाल इस पर कोई चीज़ हमने लगाई नहीं साइट पे, तो हम इसको ये करेंगे, सेटअप करेंगे। अच्छा जी, इसके अंदर दो चीज़ें इसकी मेन होती हैं जो वेबसाइट में नज़र आपको आती हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर ये साइट खोलूँ, ये हमारी हब एफ्लेक्स साइट है जो हमने अपने ज़ाती डोमेन पे ली हुई है। तो मैं उसका भी हवाला दूंगा साथ में और इसका भी हवाला दूंगा, दोनों का, ताकि समझ सकें। यहाँ पे जाके आपकी होती हैं कैटेगरीज, आप ये मेन्यू में कैटेगरीज डाल सकते हैं, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो उस कैटेगरी की पोस्टें शो होना शुरू हो जाएंगी। पोस्ट भी एक पेज ही असल में होता है, बस उसका नाम पोस्ट रखा हुआ है ताकि इसको ना बिहाइंड द सीन कहीं ज़्यादा हम उसको देख सकें, मैनेज कर सकें। दो यानी कि मेन उसकी टाइप्स हैं, पोस्ट और पेज। तो बिहाइंड द सीन वो सिस्टम एक ही इनका होता है, बस लैदा करने के लिए। जो आपकी नॉर्मली पेजेस होते हैं इस तरह के, कॉन्टेक्ट अस, राइट अस पेज, ये आप बनाते हैं पेजेस, ठीक है। और नीचे भी कई हमने दिए होते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, इस तरह के पेजेस। जहां पे आपको कसरत से पेजेस बनाने पड़े, उनको इस्तेमाल करते हैं आप एज ए पोस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर ब्लॉग पोस्ट चाहते हैं, लोगों की गेस्ट पोस्ट लगाना चाहते हैं, या ऐसी कोई भी ब्लॉग पोस्ट, तो फिर आपको पोस्ट इस्तेमाल करनी पड़ती है। और यहाँ पे आप देखिएगा, आपको पोस्ट की ऑप्शन भी है और पेजेस की ऑप्शन भी है। आपने अगर पोस्ट लगानी हो तो आप यहाँ पे जा करते हैं ऐड न्यू पे जाके इसके ना टाइटल और बाकी सारी चीजें इसकी यहाँ पे आ जाएंगी, जिसमें आप कंटेंट लगा सकते हैं। अब देखें, इसको क्लोज किया और मैंने यहाँ पे इसे कहा एन आसम पोस्ट, ब्लॉग पोस्ट, ये किया, और यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखते हैं, कुछ भी जो आपको पसंद हो, जो आपकी, जो आपका असल में आर्टिकल है जो क्लाइंट आपको देता है या आप खुद लिखते हैं अपनी साइट के लिए। और यहाँ पे जाके इसकी आती हैं कैटेगरीज। वो कैटेगरीज एक होती है डिफॉल्ट, बाकी आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हेल्थ, एंटर करें तो ये एंटर हो जाएगी। अब आप इसको अगर करते हैं, फर्ज किया इसको पब्लिश, तो ये ब्लॉग पोस्ट पब्लिश हो जाएगी। ठीक हो गया। आप देखें, पोस्ट को अगर देखना चाहते हैं, आप क्लिक करें इस पे, तो आपकी पोस्ट यहाँ नजर आ जाएगी आपकी साइट पे, ये पोस्ट इसकी लग गई है। ये इसका बेसिक फीचर था कि आप पोस्ट कैसे लगाते हैं। मैं अब थोड़ी सी इसकी ना आपको दिखाऊं कि अगर हम इसमें कोई दूसरा थीम इंस्टॉल कर सके और इसकी थोड़ी सी शक्ल वगैरह बेहतर कर सके, ताकि मैं इसको रेडी कर सकूं अपनी इस्तेमाल के लिए। यहाँ क्लिक करके वापस जाऊंगा उस पैनल पे। भाई मेरे पास वो कहाँ पे है, मैं कहता हूँ यहाँ नहीं, सॉरी, इसको मुझे करना बता के पड़ेगा। अभी इसका सेटअप हो रहा था ना, इसलिए यहाँ पे आ रही बार बार। जस्ट ए मिनट, इन्होंने ना इसका किया हुआ है इंटरफेस चेंज, ताकि लिमिटेड चीज़ें इसमें आए। तो हम वापस कहाँ से आ सकते हैं भाई, यहाँ से भी आ सकते होंगे, यहाँ से भी नहीं आएंगे। अच्छा, मैं इसको है ना इस्तेमाल काफ़ी अर्से के बाद कर रहा हूँ, इसलिए मुझे इसका ना यहाँ से इल्म नहीं हो रहा।
अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ये मुझे वापस नहीं लेके आता, जबकि यहाँ असल सॉफ्टवेयर में तो वापस आता है। जस्ट ए मिनट पे मैं इसको वैसे चेक कर लूँ एक बार, ताकि मैं इधर पहुंच जाऊं उस जगह पे जहाँ पे हम मैनेज करते हैं इसको। अच्छा जी। ये मैंने साइट, और यहाँ से मैंने ऐसे कर दिया। चलें यहाँ पे पहुंच गए। इसमें ना आपने चंद ही चीज़ें देखनी होती हैं इसकी, कि मैं इसका डिज़ाइन कैसे चेंज करूँगा, कुछ और चीज़ें कैसी। फॉर एग्जांपल मैं इस पेज पे करता है ऐसे, और थीम्स में जाऊँगा, अपीयरेंस में जाके, और यहाँ पे आके इसके अंदर ही डिज़ाइन इसके काफ़ी बड़े होते हैं। आपको जो इसमें डिज़ाइन पसंद आएगा अपनी वेबसाइट का, वो डिज़ाइन लगा सकते हैं। मेरे ख्याल में फ़र्ज़ किया ये पेड हैं सारे, हमें चाहिए फ्री वाला, मैं फ्री वाला कोई डिज़ाइन चुनता हूँ इसमें, ये थोड़ा सा बेटर हो, बल्कि ऊपर इसकी शायद फिल्टर भी हो फ्री, ताकि मुझे सारे फ्री नज़र आ दें। अब मुझे डिज़ाइन चुनना है इसमें कि कौन सा डिज़ाइन मैं अपनी साइट के लिए लगाऊँ। तो यहाँ से ये शॉपिंग टैब क्या होगा, अगर आपको समझ ना आए ना इसमें कोई, तो आप इसमें सर्च भी कर लें ब्लॉग, कि मुझे ब्लॉग का थीम चाहिए, यहाँ क्लिक कर दें तो ब्लॉग का अच्छा कोई थीम मिल जाएगा आपको। वैसे मैं पता कि अक्सर बात करता हूँ उसको, वो क्या उसे कहते हैं, एस्ट्रा थीम, ASTRA थीम। अब देखिए यहाँ पहुंचे तो आपने एक्टिवेट दिस डिज़ाइन किया, तो ये कहते हैं मैं पहुंच गया उधर, मेरा काम हो गया। अब कहते हैं क्लिक करें, तो साइट आपको दिखा देगा कि साइट पे किस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। अभी खुल रहा है भाई, नेट हमारा स्विच हुआ है अभी। चलो। ये इस तरह से हमारी इसमें चीज़ें नज़र आएंगी डिज़ाइन में, जो नया डिज़ाइन हमारा लग गया। अब अगर हम इसमें पोस्टें लगाएंगे, तो पोस्टें भी हमारी इस तरह से नज़र आएंगी। देखिए मेरी पोस्ट एक नज़र आ रही है, ठीक है, क्लिक करूंगा इस पोस्ट पे चले जाऊंगा। पहले साइट का कुछ और डिज़ाइन था, अब इसका कुछ और डिज़ाइन है। दोबारा मैं चेंज करता हूँ कुछ थीम, ताकि आपको दोबारा नज़र आ जाए कि थीम इसका स्विच होना कैसे मुमकिन है। मैंने किया इसको, यहाँ पे जाके इससे कहा भाई फ्री वाला थीम, और इसे कहा कि मुझे ब्लॉग चाहिए, ब्लॉग। तो ब्लॉग में से कोई और थीम लगाते हैं इसको दोबारा से, ताकि हम देखें इसकी जो सारा इसका जो फॉर्मेट है चेंज हो जाएगा। अब मैंने इसे कहा कि ये थीम लगाओ, इसने कहा एक्टिवेट, ये हो गया एक्टिवेट। और एक्टिवेट करने से आप इसको देखें, साइट को रिफ्रेश करता हूँ, तो साइट ऐसे हो जाएगी, डिज़ाइन चेंज। ठीक है, इसकी ना फंडामेंटल जो है यहाँ पे दिखाई गई है, कि आपने प्ले कैसे करना है, उसकी डिजाइनिंग थोड़ी सी बेटर कैसे करनी है। इसी तरह से हमने इस साइट की डिजाइनिंग भी की हुई है इसमें एक्स्ट्रा थीम के साथ, और वहां भी दिखाया गया कि इस तरह की थोड़ी सी बेटर डिजाइन बनाने हो तो कैसे है। अब अगली चीज आती है, हमें ऑन पेज एसईओ के लिए क्या कुछ चाहिए। सबसे पहले ना मैं कोशिश कर रहा हूँ रियल टाइम में काम करूं, तो आप इसे कहें ऑन पेज एसईओ चेक लिस्ट, ये आपको लिस्ट दे देगा। ये देखें जरा, लिस्ट देता जाएगा, और आप इसकी लिस्ट को मजीद इसे कहते जाएंगे और भी कुछ चीजें देता जाएगा साथ में। ये देखिए, सबसे पहले इसने कहा कीवर्ड सर्च, ठीक है हमने कर चुके हैं। टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, पेज, यूआरएल स्ट्रक्चर और फला फला। अब हमें चाहिए कि इसकी ये टाइटल टैग कहाँ पे होता है। ये होता है आपका टाइटल टैग जब आप पोस्ट लगाते हैं, यहाँ से आप एड न्यू पोस्ट पे आते हैं, तो टॉप पे जाके जब टाइटल लगाते हैं, ये वाला ये पहले दिखाया था, एन ऑसम पोस्ट, वो आपका टाइटल है, ये वाला। ठीक है, पहले डिजाइन और था, तो पहले जब मैंने पोस्ट लगाई है, तो आपको थोड़ा सा ब्लैक सा नजर आ रहा होगा, अब इसका कुछ और नजर आ रहा है। ये इसका टाइटल है इस पार्ट में,
जहां पे आप टाइटल लगा सकते हैं। वो टाइटल किस तरह का होता है? फॉर एग्जाम्पल बेस्ट, या मैं कहता हूँ टॉप 7 बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर टीन्स, ये लगा दिया टाइटल, फर्ज किया। अब नेक्स्ट देखिए, मेरे इसमें कीवर्ड था बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर टीन्स, टीन एजर बच्चों के लिए जो स्मार्ट वॉचेस होती हैं। तो मैंने टाइटल इस अंदाज से लगाया जिसमें कोई सेंस बनती हो और उसमें मेरा कीवर्ड भी एडजस्ट होता हो। कुछ कीवर्ड होते हैं जो जिनकी सेंस नहीं बन रही होती। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, कोई कीवर्ड ऐसा मैं अगर आपको ढूंढ के दूं, अगर इसमें कहीं ये देखिए, हाउ टू मेक मनी फॉर फ्री, ठीक है, ऑनलाइन मेकिंग मनी साइट्स। अब ये देखें कीवर्ड जिसने सर्च किया ना, तो सर्च करने वाले अक्सर लोगों की इंग्लिश ठीक नहीं थी। इसमें एक सवाल लोगों के ज़हन में आता है अक्सर एसईओ करने वालों का, कि क्या हम एज इट इज ही यहाँ पे लगाएं? ठीक है ना? जवाब ये है, गूगल अब इसे इंसानों की तरह इंग्लिश को समझती है। उसके अंदर एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम मौजूद है। जैसे हम ग्रामर को और बाकी चीज़ों को समझते हैं, ये भी समझती है। तो ऐसे के कीवर्ड को आपने टाइटल में अगर लगाना हो तो आप कैसे लगाएंगे, कहीं जस्ट करें। मैं इसको कीवर्ड को यहाँ पे कॉपी कर लूँ नीचे, और आपको ऊपर कीवर्ड बना के दिखाता हूँ। लाजमी नहीं कि इस कीवर्ड की तरतीब वही हो वर्ड्स की जो यहाँ पे है, बस वो सेंस बननी चाहिए। सेंस ये है कि ऑनलाइन मनी मेकिंग साइट्स, जो बंदा भी सर्च कर रहा है ना, उसको ऐसी वेबसाइट चाहिए जिसमें लोग जिससे पैसे कमा सके। मैं कहूँगा टॉप 10 वेबसाइट्स टू मेक मनी ऑनलाइन। ये पार्ट इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने अक्सरियत में एसईओ करने वाले लोगों की गलतियां देखी हैं। वो अपने कीवर्ड को टाइटल में एग्जैक्ट ही इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है। आप उनको इस तरह से कीजिए कि सर्च करने वाले की इंटेंट देखिए, और साथ में आप इस तरह वर्ड्स की कॉम्बिनेशन को चेंज भी कर दीजिए। वेबसाइट्स और साइट्स गूगल दोनों को समझती है क्या चीज होती है। पूरा वर्ड वेबसाइट्स होता है, तो मैंने इसको साइट्स नहीं किया, मैंने वेबसाइट्स इसकी जगह पे ये डाल दिया। मेकिंग मनी की जगह पे मेक मनी, ग्रामर ठीक करने के लिए, मनी की जगह पे मनी, ऑनलाइन की जगह पे ऑनलाइन, ये कर दिया। इससे मेरा टाइटल जो है बहुत बेहतर हो गया। तो मैंने इंटेंट को ज़हन में रख के कि मैंने इनको 10 ऐसी वेबसाइटें देनी है जिसमें पैसे कमाने के चांसेस है। ठीक हो गया ना? ये था हमारा टाइटल। टाइटल की दो किस्में होती हैं जिनको आपने ज़हन में रखना है। नंबर 1, जो किस्म हमें यहाँ पे नजर आती है, इसे हम कहते हैं पोस्ट टाइटल। नंबर 2, अगर आप कभी यहाँ पे करें ऐसे, तो यहाँ भी देखें, किसी टैब के ऊपर माउस लेके आए तो वहां भी जाके टाइटल लिखा होता है। बाय डिफॉल्ट ये टाइटल और ये टाइटल एक ही होता है। ठीक है ना? ये टाइटल कहाँ पे इस्तेमाल होता है? जो यहाँ पे टाइटल है, जब आपने गूगल में सर्च किया तो जो यहाँ पे शो होता है ना, यहाँ पे, वो ये टाइटल है जो यहाँ माउस ओवर करने पे नजर आता है। इसे कहते हैं मेटा टाइटल। और जो दिखने में नजर आ रहा था हमें, दिखने वाला पार्ट, इसे हम कह रहे थे पोस्ट टाइटल। अगर आपने कोई एसईओ के लिए प्लगइन इंस्टॉल ना किया हो, तो आपका पोस्ट टाइटल ही मेटा टाइटल होता है, और अपने आप गूगल समझ लेगी कि ये, इसको मैंने ये दिखाना है। अगली चीज आती है आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन। ये देखें, अभी हमने इसमें कहा मेटा डिस्क्रिप्शन, तीसरी चीज। तो ये चीज यहाँ पे देखिएगा, जब आप सर्च करते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट नजर आती है कुछ, इसको हम कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। आपकी ब्लॉग पोस्ट के मुतलका आपने कुछ इसमें ऐसे अल्फाज लिखे हों कि सर्च करने वाले को यहाँ पे ही नजर आ जाए इसमें टाइटल क्या है और फलां चीज क्या है, ताकि वो जान सके। क्या मैं इस पर क्लिक करूं? तो देखें, मैं इसका मेटा डिस्क्रिप्शन भी कैसे लिखता हूं। अगर आपने इसका मेटा डिस्क्रिप्शन ना लिखा हो, फर्ज किया इसकी एसईओ ना प्रॉपर्ली की हो,
तो गूगल आपकी वेबसाइट के पेज में से यहाँ नीचे जो लिखा होगा ना, शुरू की चंद अल्फाज उठा के दिखा देगी खुद से। लेकिन अच्छा अमल है कि आपने मेटा डिस्क्रिप्शन लिखा हो। इसके लिए चीज देखिए, आपने एक काम करना है, ऐसा प्लगइन इंस्टॉल करें जो प्लगइन आपको ये इजाजत दे सके। वो प्लगइन है योस्ट एसईओ। मैं दिखाता हूं आपको। प्लगइन में जाइए, ताकि अभी आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं आ रही, आप इस सॉफ्टवेयर की ऑप्शंस को बढ़ा सकते हैं नए प्लगइन इंस्टॉल करके। यानी बड़ा एक सॉफ्टवेयर है, उसके छोटे छोटे चंद एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो आप उसकी ऑप्शन बढ़ा सकेंगे। इनको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर को, छोटे सॉफ्टवेयर को प्लगइन्स। क्लिक करें और यहाँ पे जाके आपने सर्च करना है। ये देखिए योस्ट एसईओ प्रीमियम भी इसमें है, योस्ट भी इसमें आता है। आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से सर्च करें। प्रीमियम वाला पेड होता है और ये फ्री है। रैंक मैथ है और ये है, ये तीन इसके बड़े नाम है। आप मैं जो इसे पसंद करता हूँ ना, वो ये है रैंक मैथ वाला। आप इसे करें क्लिक, रैंक मैथ को, और इसको आपने करना है इंस्टॉल। तो इसको देखते हैं इंस्टॉल करने की भाई लोग की जगह कहाँ पे है। भाई को इंस्टॉल करने की जगह इसमें है इसकी फ्री। चलें इसको करते हैं ऐसे इंस्टॉल। तो मेरी वेबसाइट पे ये कर देगा, इसको इंस्टॉल कर देगा। और ये मुझे क्या कहता है, अपग्रेड प्लान? नहीं भाई, कहता है पैसे भी पे करो साथ में। ये बड़े बदतमीज हैं ये, एडिशनल पैसे चार्ज कर रहे थे प्रैक्टिस के लिए भी ना। इसका तरीकाकार ये है कि मैं आपको दिखा देता हूँ किसी और जगह पे कि वहां पे कैसे आता है। ये इन्होंने ना रैंक मैथ वगैरह फ्री नहीं रखे हुए। यूस्ट एसईओ ट्राई कर लेते हैं। ये भी कहता है अपने पहले पेड वेबसाइट लेंगे फिर आपको करने दूंगा। ये मसला है भाई, फ्री साइटों में ना लिमिटेशन लाजमी होती है। अगर आप पेड साइट जो होती है आपकी जाती, जो कि असल में आपको कल को जरूरत पेश आनी है, असल में आपने ऐसे की साइट इस्तेमाल करनी है। ये तो जैसे हम प्रैक्टिस में कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जाएंगे यहाँ पे जाके प्लगइन्स में आपको प्लगइन्स की लिस्ट नजर आती है। आप इसमें करते हैं ऐड न्यू। इसमें ऐसे का सिस्टम होता है पेड वेबसाइट में। तो आपने इसमें किया सर्च रैंक मैथ। जैसे आपने सर्च किया तो ये रैंक मैथ प्लगइन कहीं ना कहीं यहाँ नजर आ जाएगा। मेरे पास ना नजर आने की वजह ये हो सकती है कि मैंने इसको पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ है। लेकिन बताऊं कि अगर आपको नजर आए, आप सिर्फ इस पर क्लिक करेंगे ना तो इंस्टॉल हो जाएगा। कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा आपको। तो अब देखिए मेरे पास तो इंस्टॉल्ड पहले से है। अगर वही पोस्ट मैं यहाँ पे बनाऊं तो कैसे होगी? मैं ऐसा करता हूँ, बजाय ये फ्री वाले को करने की, मैं सारी प्रैक्टिस आपकी यहाँ करवा देता हूँ ताकि आपको लेक्चर में कहीं रुकावट ना पेश आए। वहाँ पे लिमिटेशंस हैं, और जो कि असल में आपने क्लाइंट्स की या अपनी साइटें पेड ही इस्तेमाल करनी है, तो ये प्लेटफॉर्म ठीक है। मैंने इसलिए खोल के रखा हुआ था, लेकिन ख्याल था कि आपको फ्री में जितनी ऑप्शन मिलेंगे दिखा दूं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। यहाँ मैं गया और मैंने जहाँ जाके ऐड न्यू पोस्ट की, और मेरे पास रैंक मैथ प्लग इंस्टॉल्ड है जो कि दिखाया था। जब आप सर्च करते हैं और वहां पे इंस्टॉल का बटन आएगा, उसमें सर्च में नजर आ जाएगा, क्लिक करेंगे खाली इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपनी जो ये पोस्ट थी जो लगानी है, मैंने इस पोस्ट को यहाँ करता हूँ ऐसे। ये भाई इसमें इंस्टॉल है कि नहीं है नजूर? मेरे ख्याल में इसमें आप कोई और प्लग इंस्टॉल कर रहे हैं। हर लैंग्वेज मैथ इंस्टॉल है इसके अंदर। इंस्टॉल्ड है, रैंक में इंस्टॉल्ड है। अच्छा, चलिए एक मिनट जस्ट। इसके बाद मुझे फिर इसकी बाकी चीज़ नज़र क्यों नहीं आ रही? थीम ने कहीं नीचे इसको किया हुआ है। तो इसका ये कीवर्ड इसका आ रहा है फोकस कीवर्ड, और यहाँ पे जाके मैं इसका टाइटल चेंज कर सकता हूँ। चलें, गुड हो गया। ये मैंने यहाँ पे एक पोस्ट जो है वो उसका टाइटल लिखा, टॉप 10 वेबसाइट्स टू मेक मनी ऑनलाइन। नेक्स्ट, अगर मैं एक काम इसी से कह दूं, चैट जीपीटी से, तो ये भी काम कर देगी। मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर ए ब्लॉग पोस्ट ऑन, आगे मेरा टाइटल। तो देखते हैं कि कितना करता है ये। इसने लिखा लेंथी। मेटा डिस्क्रिप्शन जो है ना, ये 160 कैरेक्टर्स तक होता है मोस्टली।
क्योंकि गूगल इसको यहाँ पे ना 160 कैरेक्टर्स से ऊपर दिखाते नहीं है। आप लेंथ ही कर लेंगे तो वो नजर नहीं फिर आएगा, बाकी वाला पार्ट, शुरू का पार्ट ही नजर आएगा। इसलिए बेटर होता है कि आप उसको उतना ही करें जितना नजर आ सके। मैं ऐसे कहता हूँ, convert the above description and बल्कि रिराइट करना है ना, रिराइट and make it concise within the limit of 140 characters। एहतियातन, ऐसे मानता नहीं है ये, कई बार ये इससे लेंथ बढ़ा देता है। ये देखिए इसने लिखा, और मैंने इसको अपने पास ब्लॉग पोस्ट में यहाँ पे डालना है। ये जगह देखें, एडिट स्निपेट करें, ये मेरे डिजाइन में आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, और कई बार ये आपको ना यहाँ पे नजर आता है ऊपर, यहाँ पे येलो सा होके क्लिक करेंगे तो नजर आ जाएगा। एडिट स्निपेट, इसमें ये करें, यहाँ पे जाके डिस्क्रिप्शन डालें, और ये आपका बन गया डिस्क्रिप्शन। अब ये दिखा रहा है आपको कि गूगल में कैसे नजर आएगा। सर्च में लोगों को ये और ये नजर आएगा। अनलॉक ऑनलाइन अर्निंग पोटेंशियल विद आवर टॉप 10 मनी मेकिंग वेबसाइट्स, स्टार्ट मेकिंग मनी फ्रॉम होम टुडे। तो पढ़ने वाले ना इससे मुतासर भी होंगे और क्लिक भी करेंगे। दोस्तों, जो सर्च इंजन में टॉप पे आने के जो फैक्टर्स है ना, इनमें से एक फैक्टर ये भी होता है, अगर आप फर्ज किया पहले पेज पे आ जाएं ओके सोके, आपको क्लिकें ना मिलती हो, तो गूगल आपको चंद हफ्तों के बाद पिछले पेज पहुंचा देगी। वो कहती है पहले पेज मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं वो चीजें रखूं जिसको लोग देखते ही पसंद करें और क्लिक करें। लिहाजा क्लिक करने के अमल को हम कहते हैं CTR, क्लिक थ्रू रेशो, CTR। यानी कि अगर मैं यहाँ पे अगर शो हो जाऊं चौथे, पांचवें, छठे नंबर पे, तो मुझे कैसी क्लिकें मिलती हैं। अगर मैं चौथे, पांचवें नंबर पे हूं और मुझे क्लिकें मेरे ऊपर वाले नंबरों से ज्यादा मिलती हैं, यानी लोग मेरे नंबर पे क्लिक ज्यादा करते हैं और यहाँ पे कम, तो मुझे आस्ते आस्ते गूगल ऊपर ले जाएगी। यानी जिसको लोग सर्च में पसंद करके क्लिक करके आगे जाएं, उसको गूगल आस्ता आस्ता ऊपर ले जाती है। अच्छा, इस हवाले से हमें करना ही पड़ता है कि अपने जो पोस्ट का टाइटल और डिस्क्रिप्शन, इसको मैनेज करना पड़ता है इस तरह से जैसे एक छोटा सा इश्तहार टाइप हो, और ऐसा उस पर लिखा हुआ कि लोग क्लिक करें। ठीक है, अब ये हमारा थर्ड पार्ट इसमें हो गया है, इस चेकलिस्ट में से जो हमने चेकलिस्ट बनाई थी, ये वाली थर्ड पार्ट। नेक्स्ट एक चीज इसमें आती है, जो चीज देखने वाली है, यूआरएल स्ट्रक्चर। यूआरएल स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे अगर पोस्ट है, मेरी जो पोस्ट है इसमें आपकी वेबसाइट का नेम ये था, इसमें जो हमने नई एक फ्री साइट बनाई है, इसमें हमारी वेबसाइट का नेम ये है। उसके बाद साल, फिर आगे महीना, फिर आगे डेट आती है, फिर आगे जाके ये टाइटल आता है इसका। तो इस तरह से देखिए कि कितनी लेंथी यूआरएल बनती है इसकी। गूगल पसंद करती है कि आप ना शॉर्ट यूआरएल और टू द पॉइंट यूआरएल करें, और कई बार ऐसा भी होता है कि जो यूआरएल बनती है ना, ऐसे बनती है, ऐसे कहते हैं पोस्ट आईडी इज इक्वल टू फलां फलां। जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं ना, तो शुरू में ऐसे की बन रही होती है। इसको अपने फॉर्मेट के अंदर लाने के लिए आपको दिखाऊं क्या करना पड़ता है। आपकी जाती साइट पे ये काम करना पड़ेगा। सेटिंग में जाएं और परमालिंक में जाएं, और यहाँ पे जाके ओपन हम इसे करते हैं, और इसकी सेटिंग चेक करते हैं होती क्या है। मेरे पास ये इस वेबसाइट की सेटिंग पहले से सेव्ड है। आपने ये करनी होती है पोस्ट नेम। पोस्ट नेम करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर है कि आप ये जो बनेगी पोस्ट की जो टाइप बनेगी, आपकी साइट आगे जो टाइटल था आपका, ये देखें जो पोस्ट का टाइटल था, टाइटल का ही दे दे के ना इसमें वो स्पेसिस दे दे के क्या कहते हैं, डैशेस दे दे के बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको दिखाऊं आपको, मैंने इसे किया सेव ड्राफ्ट। तो अब मेरा देखें क्या बन रहा है, पोस्ट मेरा यूआरएल क्या बनेगा, कहीं दिखाएगा ये दिखा रहा है, ये बनेगा hubflex.com टॉप 10 वेबसाइट्स फलां 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 फलां, ये दिखा रहा है। इसको हम कहते हैं यूआरएल स्ट्रक्चर। अगर आपकी यूआरएल इस तरह की हो, जैसे इसने मिसाल ये दी है, ये सबसे बुरी होती है जिसमें ये आता हो, ये स्ट्रक्चर सबसे बुरा होता है।
कि आपके ना पीछे बिहाइंड सीन डेटाबेस में रखा होता है फलां पोस्ट का ये आईडी है, फलां पोस्ट का ये आईडी है, और सिर्फ उसको आईडी सेंड किया जाए। जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रक्चर इसका होता है। आपने इसको चेंज करना है इनटू दिस स्ट्रक्चर। और एक और भी स्ट्रक्चर इसका होता है जिसको आप चेंज करके और भी थोड़ा बेटर कर सकते हैं। अगर आप हमेशा अपनी स्ट्रक्चर को यहां से भी चेंज करते हैं, फिर ज्यादा बेटर होता है कि आप इसमें ये काम करें, यहाँ क्लिक करें और ये देखें कैटेगरी ये आ गया। अगर आप ये करेंगे स्ट्रक्चर, तो फिर क्या होगा, जिस कैटेगरी में पोस्ट लगेगी ना आपकी, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ में, तो हेल्थ एंड फिटनेस के अंदर जो पोस्टें हैं जैसे ये है, तो उसके आगे आएंगी। फिर हेल्थ एंड फिटनेस में इसके आगे टाइटल सारा इसका उसके आगे आ जाएगा। यानी आपकी यूआरएल के अंदर पोस्ट का नाम तो आएगा, और सेंटर में ना डोमेन, उसके सेंटर में ये कैटेगरी नेम भी आएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप उसको ना कीजिए, क्योंकि आप चंद एक काम रूटीन में शायद ना करें। वो पहला काम है कि हर बार अपना स्ट्रक्चर पोस्ट का शायद चेंज ना करते हो, तो फिर आपको मसला आएगा, लेंथ इसकी बढ़ सकती है। कैटेगरी नेम जो है ये देना ये आसान होता है। क्यों, ये देखें, अगर मेरी ब्लॉग पोस्ट ऐसे हो, कैटेगरी नेम मनी और फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, अगर ये ऐसे हो जिसमें मेरा डोमेन, मेरी कैटेगरी और मेरे आगे पोस्ट का जो स्लग उसे कहते हैं या यूआरएल कहते हैं, यूआरआई कहते हैं, ये पार्ट आता हो, गूगल इससे समझती है कि अच्छा ये एक फोल्डर है। मेक मनी के फोल्डर में इसने कई तरीके बताए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरा आर्टिकल ये हो गया, दूसरा मैं करता हूँ मेकिंग मनी विद क्रिप्टो, तो गूगल कहती है अच्छा इसने मेक मनी के फोल्डर में काफी तरीके रखे हुए हैं। तो इस तरह से उसको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है कि हमारे कंटेंट को कैसे समझे। इसे हम ये भी कहते हैं साइलो स्ट्रक्चर, SILO, साइलो। ये देखें, सर्च करते वर्ड इज साइलो स्ट्रक्चर इन SEO। तो आप इसको ना थोड़ा समझना चाहेंगे तो समझ सकते हैं कि कंटेंट की बांट करना, फलां फलां कैटेगरी में ये मेरा फलां कंटेंट पड़ा है, फलां कैटेगरी में फलां कंटेंट है। ये ज्यादा बेस्ट प्रैक्टिस है अगर आप हमेशा ही शॉर्ट यूआरएल इस्तेमाल करें। फिर आप यहाँ पे ये शामिल कर दें। मैं अभी आपको एक चीज थोड़ी सी दिखाऊं, मेरी लाइव साइट है तो इसमें मसला मुझे आ सकता है। मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ आपको कि इससे फर्क क्या पड़ेगा। मैंने सेटिंग में गया और मेरे पास क्या परमानेंट आते हैं, नहीं आते। ये कहेंगे भाई पैसे पे करो हर चीज के पैसे मांगेंगे, इसलिए नहीं आते। तो मेरे खैर खैर और जो कोई वेबसाइट सनी डे डॉट नेट जिसमें मैं थोड़ा चेंज करके दिखा सकूँ सर एक स्टेजिंग के वेबसाइट हमारे पास है, अगर मैं वो शेयर कर दूं आपके साथ। वो शेयर कर दें, मुझे ये बस व्हाट्सअप कर ठीक। दें उसका, मैं ताकि उस पर ना थोड़ा दिखा सकूँ। कुछ चेंज हम कर भी लेंगे ना, हमारी इस वेबसाइट की एसईओ का फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मसला ये है कि यहाँ पे हमें चेंज नहीं करना ताकि मेरी वेबसाइट को नुकसान ना पहुंचे। और यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहे कि इसके अंदर लिमिटेशन है फ्री अकाउंट में। तो मैं इसलिए थोड़ा सा ना वो साइट खोलता हूँ जो भी जिस पे नजूर काम कर रहे हैं, उसका मसला नहीं आएगा। फिर थोड़ी देर बस वेट कीजिएगा, नजूर तो सेंड कीजिएगा। आपने सेंड कर दी, ठीक है। तो इसका यूजर नेम पासवर्ड नजूर सेंड कर दें। जी नजूर सर मैं कहा। जी कर दें सेंड में ताकि लॉगिन कर सकूँ। इस पे लॉगिन करके ना मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कुछ थोड़ा सा, ताकि प्रैक्टिकली आप इसको देख भी लें एक बार कि यूआरएल स्ट्रक्चर कैसे करनी चाहिए। और मेरे ख्याल में कुछ ना डमी पोस्टें भी थोड़ी सी कर लेते हैं इसमें, अगर ये साइट जी लाइव सर नहीं। पोस्ट भी है हमारे पास, अच्छा। पोस्ट भी कर दूंगा। अच्छा, इसमें पड़ी हुई है। सर इसके लिए राइट करवाएंगे, वो पब्लिश करनी है अभी। अच्छा, जस्ट ए मिनट, मैं इसका बस ना पासवर्ड लगा लूँ भी। तो और लॉगिन कर लिया मैंने। चलें, ये गुड हो गया। ये मेरे पास ये एक साइट खुल गई है।
अब ये अच्छा है। और आपने किया है ऑल इन वन WP माइग्रेशन। अच्छा, माइग्रेशन करने के लिए, ठीक है। ले दोस्तों देखें जरा, मैं इसकी पोस्टें थोड़ी सी चेक करूं पहले, क्या इसकी पहले से पोस्टें मौजूद हैं, और पोस्ट इसमें लगा के भी हम थोड़ी दिखाएंगे। आप ना इसमें नजूर नहीं सर, साहब अभी पोस्ट करनी है काम इसमें। करें, इसमें सिर्फ ना सिर्फ इसमें जी। कॉन्टेंट टाइटल और बाकी एक आर्टिकल लगा दें, इसमें पब्लिश नहीं करना, ड्राफ्ट कर दें, मैं आपको बाकी दिखाता हूँ। अगर मैं आपको सेंड डॉक करता हूँ। शीट में कंटेंट सेंड कर दूं, वो बेहतर रहेगा। हाँ जी, मुझे एक गूगल शीट सेंड कर दें अगर है तो। ये देखें जी, हम जा रहे हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे डमी पोस्टें कुछ लगा दूं आपको फौरन दिखाने के लिए कि स्ट्रक्चर का फर्क क्या पड़ता है। मैं उसी तरह से ना बना बना के पोस्टें 2-3 कैटेगरी के अंदर लगा देता हूँ ताकि आप उसको देख लें, ये स्ट्रक्चर का फर्क पड़ेगा। ये देखें दोस्तों, मैंने पहली कैटेगरी है हमारी बिजनेस, और मैंने किया मेक मनी, या मैं कहता हूँ इसे ई कॉमर्स। फर्ज किया, अब मैंने इसको किया ऐसे कुछ भी और किया पब्लिश। आप ये पोस्ट देखिएगा, ये पोस्ट कहाँ पे आती है, ये पोस्ट आ रही है हमारी ऐसे ऐसे आ रही है, यहां तक हमारी साइट का नाम है, और आगे ये आ रही है पोस्ट, ये आ गई। मैंने क्लिक किया इस साइट, इसको अभी क्या ये लाइव नहीं की इसको नजूर, सर ये ना स्टेजिंग पे है, पोस्ट पे, अभी इस पे अभी ठीक है। कंटेंट पोस्ट करना है। बस डिजाइन का फर्क है, जो डिजाइन आप सेलेक्ट करते हैं उसी डिजाइन में नजर आती है। इस डिजाइन में ये पोस्ट नजर आ रही है, मैं डमी सा कंटेंट भी एक थोड़ा सा बना लूँ ताकि पोस्ट आपको प्रॉपर्ली नजर आ जाए। चैट जीपीटी, राइट एन आर्टिकल ऑन हाउ टू स्टार्ट ई कॉमर्स। ले जी ये कंटेंट भी फौरन इसमें लगाता हूँ ताकि आपको पोस्ट पूरी नजर आ जाए कि पोस्ट लगी थी। थोड़ी चीजें फिल करके ना आपको दिखा दूं इसमें। तो भाई इतना लंबा आर्टिकल छोटा ही कर दो, इसको कोई मसला नहीं है। चलें जी, यहाँ तक कर लेते हैं आर्टिकल। ये मैंने किया आर्टिकल, यहाँ पे पोस्ट, वापस गया, अब मेरी जो पोस्ट थी उसमें लगा देते हैं। और साइट का मैं थोड़ा सा चेक करवाता हूँ कि क्या कुछ इसका हो रहा है। मैंने किया अपडेट। अब आपने ध्यान से देखना है कि पोस्टों के स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। मैं इसमें गया और जाके मैंने चेक किया इसका, क्विक करेंगे तब भी नजर आ जाएगा इसका ये यूआरएल बनता है इसका। नावली बताया जो आपका टाइटल होता है उसी के अंदर ना वो डैशेज देता है, वो बना देगा। तो अगर मैं इसको खोलना चाहूँ तो क्लिक करके ऐसे खोलता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे क्या आता है। ये आ रहा है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे चाहिए बिजनेस। तो यहाँ पे बिजनेस के लिए मैं काम करूंगा, परमानेंट लिंक्स में जाऊंगा, और जो कैटेगरी हमने सिलेक्ट की होगी वो कैटेगरी मेरी यहाँ पे शो हो जाएगी ऐसे। इधर क्लिक किया, शुरू में क्लिक किया और कैटेगरी क्लिक किया और किया सेव। ठीक है जी, अब आप देखिएगा कि पोस्टें कैसे शो होती हैं हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे गया, अब मेरी एक पोस्ट खोल लिया मैंने, तो यहाँ पे बिजनेस आ जाएगा। इसको कहते हैं फोल्डर के अंदर जैसे शो करवाना उसको, कि मेरा इस फोल्डर में फला फला कंटेंट पड़ा है, यानी फला कैटेगरी है, उसका प्रॉपर्ली एक फोल्डर है तो उसके अंदर कंटेंट पड़ा है। ये आप तब करते हैं जब आपके ना ओवरऑल सारी लेंथ यूआरएल की बढ़ती ना हो। हमारे केस में हमारा सर्वर है जहाँ टेस्टिंग के लिए हमने बना रखा होता है। जब साइटें मुकम्मल होती हैं फिर हम मूव करते हैं। तो जब ये बन जाएगी ना साइट, ये ऐसे होगी abcd.com, और आगे ये ऐसा होगा। तो देखें पूरा स्ट्रक्चर बहुत लेंथी नहीं है, ये ठीक है। दूसरी बात, आप इसको बनाते वक्त ये भी देखें कि क्या उसमें कैटेगरी नेम भी लेंथी था, तो दूसरा पोस्ट नेम भी क्या लेंथी था। इस तरह से इसको आप देखते हैं कितनी लेंथ इसकी बनेगी। अगर लेंथ बड़ी होती हो, छोटा कर दें। वैसे ये बहुत उन ब्लाउज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जहां पे आपका कंटेंट एक एक जगह पे हमने ऑर्गेनाइज करना है और उसको प्रॉपरली लेके चलना है। बनाने से पहले हर चीज की हमने प्लानिंग की हो जहाँ पे, तो ये ज्यादा बेटर स्ट्रेटजी होती है। अच्छा, वापस आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ दिखाया था आपको, इससे फर्क क्या पड़ेगा। वैसे रूटीन में हम लोग ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। ये स्ट्रक्चर में यूआरएल में आपके कीवर्ड्स भी आते हैं। आप इसको देखें, अगर मैं कोई पोस्ट क्लिक करूं तो मेरे यहाँ पे कीवर्ड्स भी आ रहे हैं।
कैन लॉन्ग हेयर कॉज हेडेक एंड कंट्रीब्यूट टू हेयर लॉस, ये मेरा पूरा कीवर्ड इसमें आ रहा है। तो अगर आपके टाइटल में, मेटा टाइटल में, मेटा डिस्क्रिप्शन में और साथ में आपकी यूआरएल में कीवर्ड आ गया तो ये अच्छा हो गया। ठीक है, वर्डप्रेस ने काम शुरू से ऐसा किया हुआ है कि जैसे उसने ऑप्टिमाइज करने के लिए बड़ा आसान कर दिया है। फॉर एग्जांपल, अगर आप टाइटल लगाते हैं पोस्ट का टाइटल, तो बाय डिफॉल्ट वही टाइटल आपका मेटा टाइटल भी होता है। दूसरी बात, उसी में डैशेस डाल के ये आपकी बना देते हैं यूआरएल, ताकि वो इसमें भी वो सारी चीजें आ सकें, तो काफी इसकी आसानी होती है। अब थोड़ा सा चलते हैं आगे, आपका ये पार्ट भी हो गया। आगे है इसके ना हेडर टैग्स। ये चीज देखिए जरा, हेडर टैग्स H1, H2, H3 वगैरह जो टैग्स के होते हैं उनको ऑप्टिमाइज करना। अगर मैं एक काम करूं, मैं अपना कोई आर्टिकल ये वाला खोल लूं, ये आर्टिकल तो देखते हैं कि इसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे की गई है, इसकी फॉर्मेटिंग इसे असल में कहते हैं। तो देखिए जरा अगर मैं इसको एडिट करके देखता हूँ, ये लगाया था शायद नजूर ने कोई चंद दिन पहले लगाया होगा, और यहाँ पे देखिए अगर आप इसमें क्लिक करें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिन लोगों ने इस्तेमाल किया है उसी तरह के यहाँ टूल्स होते हैं फॉर्मेटिंग करने के लिए। तो ये वाला इसमें भी कनेक्शन बिटवीन लॉन्ग हेयर एंड हेड एकिज, और इसमें वेट क्या था, वेट फैक्टर, द वेट फैक्टर कैन हैवी हेयर कॉज हेडेक्स। ठीक है, अब देखिए इसमें कहीं ना कहीं उस तरह के मुतलका कीवर्ड्स आ रहे हैं, और ये H2 में है। आपने ना इसको कंटेंट को सही तरह से ना तरतीब दे के फॉर्मेटिंग करके रखा हो। इसके लिए जो है एक काम हम करते हैं, वो काम में अगर आपने कोई आर्टिकल लिखा भी हो उसको भी हम करके दिखा सकते हैं। अगर आपने आर्टिकल नहीं लिखा तो मैं आपको एक थोड़ा सा रफ सा आर्टिकल लिख के दिखा सकता हूँ इस पे। मैं आपको ऐसी बेसिक्स जो मेरे पास ट्रीटमेंट्स मिनॉक्सिडिल मेक मनी ऑनलाइन गुड, चले ये प्रॉम्प्ट है एक, ये प्रॉम्प्ट आपको दे देंगे ताकि आप ये प्रॉम्प्ट में ना चैट जीपीटी से कभी ये काम करवाना चाहें टेस्टिंग के लिए तो करवा सकें। ये प्रॉम्प्ट जो है मैं सेंड कर रहा हूँ यहाँ पे चैट में, व्हाट्सएप पे ना नजूर को, नजूर आप ना ग्रुप में सेंड करवा दीजिएगा ताकि कोई दोस्त इस्तेमाल करना चाहे इस्तेमाल कर ले। मैंने फिलहाल एक ठीक। आर्टिकल बना लगा हूँ, जिस आर्टिकल में मैं ऐसे कहता हूँ कि मुझे ये लिख के दो, राइट मी डिटेल्ड रिव्यू, मैं कहता हूँ रिव्यू को आर्टिकल अबाउट हाउ टू स्टार्ट एन ई कॉमर्स बिजनेस। चले, उसे कहता हूँ द रिव्यू शुड हैव एटलीस्ट 3000 वर्ड्स। ठीक है ना, यूज ट्रांजिशन वर्ड्स एंड एन एक्टिव वॉइस। उसे बताया थोड़ा बेटर अंदाज से करो, जो लोग इंग्लिश जानते हैं वो इसको ट्रांजिशन वर्ड्स को जानते हैं, थोड़ा थोड़ा कहीं ना ऐसे क्या कि उसको ये ट्रांजिशन वर्ड्स में कि आल्सो विद इन फला फला ऐसे के वर्ड्स भी इस्तेमाल करना, और प्लस एक्टिव वॉइस इस्तेमाल करना पैसिव वॉइस की जगह पे। एक्सपेंड ईच सेक्शन, जो बिहाइंड सीन ये बनाएगा ना हेडलाइन स्ट्रक्चर बनाएगा, तो उसके सब के ना एक्सपेंड करे उसको, उसके मतलब का कुछ लिख के दे, पैराग्राफ, हर हेडलाइन के गिर्द कुछ पैराग्राफ लिख के दे। क्रिएट a table of contents and create detailed review about each। इसको मैंने कहा, सिर्फ मैंने इसे कहा इतना कर दो बस, क्योंकि पहले मैंने बनाया था रिव्यू के मतलब का। ये प्रॉम्प्ट थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। रीनेम द कंक्लूजन into a more suitable one, include an FAQ section after the conclusion, write a 2-paragraph intro, quick summary of the review article, make bias। ये खत्म कर दें, ये था अगर किसी प्रोडक्ट का रिव्यू लिखना हो तब है, बाकी चीजें सारी यही हैं। तो मैंने इसे कहा कि आप ऐसा करो एंटर, ये भी लिखना शुरू करेगा एक आर्टिकल, और ये आर्टिकल को हमने देखना है कैसे कैसे बांट के इसको रखना है। वो आपको बताएगा कि आर्टिकल के जरूरी पार्ट्स कौन से हैं, क्या क्या टॉपिक आपको कवर करने चाहिए और कौन से नहीं चाहिए। हाँ जी, यहाँ पे देखें उसने शुरू में बताया कि इस आर्टिकल में ये वाले मेन टॉपिक चाहिए। आर्टिकल को अच्छे अंदाज से करने के लिए अगर आप देखें फला फला स्टेप लाजमी है। हम कहें पहले कोई चीज सेलेक्ट करो, फिर आप मार्केट सर्च करो,
फिर आप उसके मुतलका वेबसाइट बनाओ, फिर आप उसकी पेमेंट की गेटवे लगाओ, फिर आप उसके बाद अपना स्टॉक मैनेजमेंट का सिस्टम, इन्वेंट्री जिसे कहते हैं, मैनेज करो, फिर आप उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाओ, और उसके बाद आप ना कस्टमर सर्विस अच्छी करो, फिर कारोबार को बड़ा करने पे प्लान करो। तो हमारे टोटल इसमें ना कुछ 6-7 टॉपिक्स थे ये मेन वाले। तो इसने हमें बता दिया कि इन इन टॉपिक्स को इस आर्टिकल में कवर करना चाहिए। तो उसने क्या किया, यही टॉपिक लगा के कुछ बताया कि फलां चीज कैसे होती है, फलां चीज कैसे होती है, फलां चीज कैसे होती है। असूल इसका ये होता है, अगर ये देखें, फर्ज किया इसने यहाँ लिखना बंद कर दिया ना, इसकी लिमिट है लिखने की, मैं कहूँगा मोर, ये आगे लिखेगा उससे आगे शुरू हो गया। असूल ये है कि आपने फॉर्मेटिंग इतने अच्छे अंदाज से की हो और उसको ऑर्गेनाइज किया हो अपने आर्टिकल को, जिसमें आप उसके हायरार्की के हिसाब से उसकी हेडलाइन को सेट करना। यानी मेन आर्टिकल के बाद आपके मेन टॉपिक ये आते हैं, सब टॉपिक्स। अगर इनका कोई सब टॉपिक होगा फिर आप उसे करेंगे H3 में। तो ये अमल था जो यहाँ बताया गया था कि आपने इसको करना है, H3 वाला काम करना है। ठीक है जी, हमारा पूरा आर्टिकल ये लिखा गया, फर्ज किया यहाँ तक देखता हूँ, अभी भी बाकी है, मोर करें, और उसने पूरा कर दिया, 3-4 पार्ट्स में कर देगा पूरा, ये आ गया। चले, इसके बाद क्वेश्चन आंसर भी इसने डाल दिए। अब आप अंदाजा कीजिएगा, जितने भी आपके ये है ना सारे टॉपिक, ये सारे टॉपिक आने चाहिए H2 में। आपकी पूरी वेबसाइट पे हर एक पोस्ट के ऊपर सिर्फ एक होती है H1, वो ये होती है। जब आप पोस्ट देखेंगे तो आपको H1 नजर आ जाएगी, ये H1 ही थी। अगर आपने अंदाजा करना हो क्या ये H1 है, यानी सबसे बड़ी हेडिंग, इसे कहते हैं H1। ऐसे करें क्रोम में या फायरफॉक्स में और करें इंस्पेक्ट। आप यहां पे देखें ये लिखा हुआ है H1, कोड के अंदर लिखा हुआ है H1, तो ये H1 है। इसके बाद के तमाम टॉपिक्स आने चाहिए हमेशा H2 में। तो हमने इसको ऐसे किया और देखा ये H2 है, दैट मीन्स ये सारे ठीक हैं। तो पहले आपकी पोस्ट का टाइटल आ गया H1 में, बाकी सारे मेन टॉपिक्स आ गए आपके H2 में। अगर मुझे अब फर्ज किया इसमें काम करना पड़े, कहाँ गया भाई, ये है, मुझे चूजिंग एक प्रोडक्ट को मजीद बढ़ाना पड़ा, फर्ज किया, तो उसके अंदर भी छोटी हेडलाइन होंगी, तो वो होंगी H3। यानी आपके बड़े टॉपिक का छोटा टॉपिक, उसके बाद छोटा टॉपिक। अब देखिए मैं पोस्ट लगा के दिखाऊं, मैंने कंटेंट को कॉपी किया यहाँ से, इंट्रोडक्शन का हेडलाइन लगानी जरूरत नहीं है उसकी, आप इसको कॉपी करें और यहाँ तक कॉपी किया। मेरे पास पोस्ट जो हम लगा रहे थे, मैंने इसको किया ये ऐसे, उसके बाद मैंने अपना कंटेंट ये कॉपी किया और इसको भी यहाँ से मैंने शुरू कर दिया आखिर तक, ताकि पूरा आर्टिकल में पेस्ट कर लूँ। तो मैंने इसको किया यहाँ पे, अल्लाह भला करे, ऐसे ऐसे, और इसके बाद जहां मैंने कहीं पेस्ट किया, कोई टूटा तो नहीं उसका, ये यहां से पेस्ट किया था ना, ये देखें ऐसे। तो नेक्स्ट, आगे 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 आके हम इसको मजीद देखते हैं कि मेरा ये जो पोर्शन है आखिरी वाला भी मैंने यहां तक कर लेता हूँ पेस्ट। ये एक हमारा बेसिक आर्टिकल एक हो गया। तो मैंने एलोकेट जो था ना, ये एलोकेट ऊपर आएगा कहीं, बाय एलोकेट कहाँ पे है, कौन सा पार्ट था ये, ताकि जो टूटा था कहीं से मैं इसको ठीक कर दूं। ये पार्ट है स्केलिंग योर बिजनेस चैलेंज, इस पे पहुंचता हूँ। तो मेरे पास जो एलोकेट था ना, ये पार्ट आना चाहिए था इसके यहाँ पे ऐसे। अब इसने फॉर्मेटिंग में सिर्फ कॉपी करते गलती की है कि इसको हमें ना थोड़ा सा इधर लेके जाना पीछे। तो इसका तरीका होता है कि आपके पास भाई लाइनें ना मारें, लाइनें ना मारें इस पे, और ये काम जो है इसको अगर हम ऐसे करें, ऐसे, इसको भी ऐसे। तो मसला इसका ये था, इसने फॉर्मेटिंग में ना थोड़ी गलती कर दी दोबारा कॉपी करते हुए, ऐसे ऐसे, भाई लाइनें ना मारें, जरूर जरा मूव कर दीजिएगा लाइनें। अच्छा जी, अब देखिए आपकी आर्टिकल के अंदर क्या कुछ हो चुका है। हमने पहला मेन अपनी जो टाइटल था वो लगाया यहाँ पे, उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन इसका,
जिसके बाद हमारे मेन टॉपिक्स S2 में, ये देखिए S2 क्लिक करने पे S2 आ जाएगा नजर, यहाँ क्लिक करें पैराग्राफ आ गया, जहाँ बता रहा होता है ये कि ये S2 है। अगर मुझे फर्ज किया चूजिंग प्रोडक्ट को मुझे करना पड़ा कुछ और भी, तो मैं इसको कहूंगा, इसके नीचे लगाऊंगा H3। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ए ऐसे, और कहूंगा स्टेप्स टू चूज द राइट प्रोडक्ट और इसको बनाऊंगा मैं H3 तरतीब वाइज, कि ये इसके अंदर इसकी सब हेडलाइन इसकी आ गई। इससे हम कहते हैं ऑर्गेनाइज करना। और अगर इसका भी कोई बच्चा अगर होगा तो मैं इसको H4 में डालूंगा इसको। तो आप नॉर्मली ना इसको H3 तक इस्तेमाल करते हैं मोस्टली, लेकिन ये कहाँ तक ऑप्शन होती है, H6 तक आप जा सकते हैं तरतीब वाइज। बड़ी हेडलाइन उसके अंदर छोटी हेडलाइन, उसके अंदर छोटी हेडलाइन। अगर उसी टॉपिक के अंदर मजीद चीजें डालनी हो तो उस टॉपिक को वहां क्लोज कर दें और फिर आपका अगला टॉपिक शुरू हो गया। ठीक है, ये है H2 H3। अब हम लोग करते क्या है, नंबर 1 तो हम इसमें ना अपने कीवर्ड्स यहाँ पे भी डालने की कोशिश करते हैं, इन जगहों पे S2 के अंदर कहीं ना कहीं रेलेवेंस पैदा करने के लिए। तो रेलेवेंस पैदा करने के लिए हमेशा ज़हन में रखें, अगर आपके जुमले के अंदर ग्रामेटिकली सेंस बनती होगी तो उसको एडजस्ट करें। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा वो मैंने तो लिखा था ई कॉमर्स पे, ये जो आर्टिकल था ये था ई कॉमर्स पे, तो मैं इसको दोबारा चेंज करता हूँ ई कॉमर्स के नाम से, हाउ टू स्टार्ट एन ई कॉमर्स बिजनेस, और ये कर दिया यहाँ पे। लिहाजा मेरा ये टाइटल ये बनेगा ऐसे, और मैं इसको भी ना ऐसे चेंज कर दूंगा ऐसे, तो ये उसको भी ठीक कर देगा। अब ये मेरा आर्टिकल इसका मतलब का हो गया। तो देखिए मैंने H2 में जाके यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने सेट करना है अपने कीवर्ड को। ये कीवर्ड था आपका हाउ टू स्टार्ट एन ई कॉमर्स बिजनेस ऑनलाइन, ई कॉमर्स बिजनेस खाली। तो मैं इसके कुछ पार्ट एडजस्ट करूंगा, पूरा कीवर्ड एडजस्ट नहीं करूंगा, आप ये ज़हन में रखिएगा। फॉर ई कॉमर्स, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे H2 में मार्केट सर्च, कंडक्टिंग मार्केट सर्च फॉर योर ऑनलाइन स्टोर। ऑनलाइन स्टोर भी कॉमर्स में आता है ना, तो उससे रेलेवेंस पैदा करने के लिए मैं कुछ चीजें इसमें डाल दूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा बहुत लेंथ ही ना हो ये इसकी हेडलाइन। ये ठीक है इस लेंथ तक। अब देखिए ई कॉमर्स वेबसाइट ये ठीक है, यहाँ पहले आ चुका है पेमेंट गेटवेज फॉर योर स्टोर कर दें, फॉर योर स्टोर, बल्कि इसको करें ऑनलाइन स्टोर। स्टोर भाई आगे क्यों लिख रहा जी। तो यहाँ पे ना कोई इसमें रेलेवेंस साथ में शामिल करना शुरू कर दिया। और ये वो वर्ड्स होते हैं जो हम रिसर्च करते हैं कि इसी टॉपिक का और भी कौन से कीवर्ड्स हैं, जिनको हम कहते हैं LSA कीवर्ड्स। LSA कीवर्ड्स क्या होते हैं, LSI कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स होते हैं जो एक टॉपिक के मतलब का और भी वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे ना कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की केबलें, कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव, कंप्यूटर की जो रैम है, ये इसके मतलब का वर्ड्स हो सकते हैं एक आर्टिकल में। तो हम ऐसे के वर्ड सर्च करके यहाँ लगा सकते हैं ताकि उन वर्ड्स के मतलब रेलेवेंस पैदा हो और कहीं ये हमें रैंक करे। तो आप देखिए सेटिंग अप पेमेंट गेटवेज फॉर योर ऑनलाइन स्टोर, मैंने इसको ग्रामेटिकली इस अंदाज से किया कि मेरा कीवर्ड कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाए। एक बात ये ध्यान में रखिएगा कि असूल ये होता है कि कीवर्ड अगर आपका शुरू में अगर आएगा ना इन हेडलाइंस में, ज्यादा उसे वक्त मिलती है, अगर आखिर पे आएगा कम वक्त मिलती है। ये एक अच्छा तरीका होता है अगर आप उसको ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। लेकिन अगर ग्रामेटिकली सेंस ना बनती हो तो फिर इसका फायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें करता फॉर योर ऑनलाइन स्टोर कंडक्टिंग मार्केट मार्केट रिसर्च, ये ज्यादा अच्छा नहीं था। तो आपने प्रेफर करना है हमेशा एसईओ के बुनियादी असूल अगर ग्रामर के असूल से टकराते होंगे तो ग्रामर को प्रेफर करना है। ठीक है जी, ये एक प्रो टिप है जो मोस्टली हमारे एसईओ गलती कर रहे हैं। ग्रामर पहले आती है और एसईओ के हवाले से कीवर्ड्स वगैरह को ऑप्टिमाइज करना बाद में आता है। गूगल ग्रामर को ये ध्यान देती है मोस्टली।
नेक्स्ट, अब देखिए आपने H1, H2, H3 के अंदर सीख लिया अपने कीवर्ड्स कैसे आपने पुट करने हैं। तो चलते हैं जरा यहाँ पे वापस अपनी एसईओ चेकलिस्ट में कि हमारी चीजें और कौन सी रहती हैं। इसमें नेक्स्ट आगे कीवर्ड्स की प्लेसमेंट, ये आपको मैंने लगे हाथ इसमें थोड़ी सी करवा दी है कि मेन कीवर्ड्स को अपने हेडलाइन में बॉडी टेक्स्ट में डालना, और साथ में ना एक काम करना, जहां जहां पे आपको कहीं नजर आए कि बोल्ड करना चाहिए तो वहां पे इसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर दें। आप इसको ऐसे करें, फॉर एग्जाम्पल ये पार्ट जो है मुझे लगता है कि बोल्ड करना चाहिए, सक्सेसफुल बिजनेस, ठीक है ना, तो इसको बोल्ड कर दिया। इसमें मेरा ई कॉमर्स बिजनेस इसमें आ रहा है कीवर्ड। अब आपका ना पूरा कीवर्ड या पार्शियल कीवर्ड कहीं अगर मिलता हो उसे बोल्ड कर दें, और उसके मुतलका भी कुछ वर्ड्स को बोल्ड कर दें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग पे मैंने बोल्ड कर दिया, ये भी मेरे मुतलका वर्ड है, ई कॉमर्स में मुतलका वर्ड है, इसको बोल्ड कर दिया ताकि ये इनका ध्यान पड़ सके पढ़ने वाले का। यहाँ पे गूगल ये कहती है कि आपने अपने कंटेंट को कितनी वैल्यू दी है उस हिसाब से मैं वैल्यू दूंगी। अगर आपने इसको बोल्ड किया हो तो देखिए आम टेक्स्ट से हटके किया था ना आपने, तो थोड़ी सी इसको वैल्यू मिलती है। अगर आपने कीवर्ड यहाँ पुट किया हो तो आपने इसको मेन टॉपिक समझा था, तब उसने आपने वैल्यू से दी थी, तब उसे वैल्यू मिल गई। अगर टाइटल के अंदर ही हो, मेन टॉपिक ही आपका ये वाला हो, फिर और भी इसकी वैल्यू आ गई। लिहाजा गूगल इस अंदाज से देखती है कि आपने कहाँ कहाँ पे इसकी प्रायोरिटी दी है, इसको वैल्यू दी है अपने कीवर्ड को, तो उसको समझती है और उसको ऐसा वो करना शुरू करती है, फोकस देना शुरू करती है। नेक्स्ट, इमेज ऑप्टिमाइजेशन। अब इसमें आके इमेज को आपने कैसे ऑप्टिमाइज करना है। अब हम लोग पता क्या करेंगे, मेरी एक रिसर्च ये भी है जो कई और लोग भी कर चुके हैं, उनके भी नतीजे सेम है और मेरे भी, कि अगर आप 3 से ज्यादा इमेज इस्तेमाल करें तो आपको काफी फेवर मिलती है एक आर्टिकल के अंदर। 3 से ज्यादा इमेज, मैंने वैसे कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जहाँ पे 10 इमेज इस्तेमाल किए हैं और वहां मुझे मजीद फेवर मिली थी। इमेज कैसी होनी चाहिए, रेलिवेंट, रेलिवेंट इमेज। अब देखिए मैं कैसे बनाऊंगा इसको, इमेज को कैनवा पे गया, भाई ऐसे नहीं, कैनवा आ जा भाई, और मैंने कैनवा पे जाके भाई ऐसे करो, और मेरे इमेज है ये वाली, फर्ज किया मैं अगर इसी को कॉपी करूं और नया इमेज बना दूं, मैं की कॉपी, कॉपी भाई ये है, और खोला, इसको क्लिक किया। अगर आप दोस्तों को कैनवा ना आता हो तो इसका कोई भी यूट्यूब लेक्चर देखिए, बहुत आसान है। मैंने इसके मतलब एक ऐसा किया, हाउ टू स्टार्ट ई कॉमर्स, बल्कि इसको ऐसा करूंगा, आप इसी इसमें डाल दूंगा दादा वराइटी ऐसे, और इसको मैंने किया ऐसे करके, ऐसे, और थोड़ा सा चौड़ा कर दिया ताकि ये 2 लाइनों में आ जाए। इसको मैंने कहीं एडजस्ट कर दूंगा ऐसे करके, ये थोड़ा इसको छोटा कर दूंगा चाहे ऐसे, थोड़ा इसको छोटा कर दूंगा ताकि जरा पूरा आ जाए, ये आ गया। और गूगल आप यकीन कीजिएगा आपकी इमेज के अंदर भी पड़ती है, आपने इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, आपने उसके अंदर किस तरह की फोटो इस्तेमाल की है, ये पड़ती है। लिहाजा मैं इसमें ना फोटो ऐसे इस्तेमाल करता हूँ जो ई कॉमर्स वाली हो, ई कॉमर्स, तो मुझे यहाँ पे इसके स्टाइल मिल गए हैं इस तरह के, लेकिन फोटो मुझे मिलेगी यहाँ एलिमेंट्स में जाके। इसमें जाके मैंने सर्च किया तो मैंने पहली फोटो ये सेलेक्ट कर ली, क्योंकि इसमें ना शॉपिंग वाली कोई वेबसाइट दिखाई जा रही है। जस्ट मिनट, इसको करना था प्लेस बैकग्राउंड, और ये पीछे आ गया। इसमें कुछ दिखाई जा रही है शॉपिंग वेबसाइट। अब मेरी चूंकि टेक्स्ट सही नजर नहीं आ रही तो मैं इसमें एक काम करता हूँ, इसको अगर ऐसे कर दूं, इसको लगा दूं, और इसको ऐसे कर दूं, ऐसे, ऐसे कर दूं, और आधा लगा दूं इसको यहां तक, ये भी ठीक है, और ऐसे कर दूं इसको सेट, तो मेरी इमेज में ना ये भी आ गया। इसको भी देख के ना अंदाजा कर लेती है कि अंदर क्या दिखाया जा रहा है। हमने शॉपिंग वेबसाइट बनाने की बात, ये बिजनेस स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसने इसमें फोटो भी वैसे लगी हुई है। अब मैं इसको ना कहीं सेव करता हूँ, मैं करता हूँ डाउनलोड, डाउनलोड करते कंप्रेस करें इसे ताकि इसकी साइज कम से कम रहे और जरा क्वालिटी भी बेहतर रहे इसकी, और करें डाउनलोड।
ये काम फोटोशॉप में करना हो तो आपने लहजा से करना होता है, उसके तरीके आपने लर्न करने हैं, वरना ऑनलाइन इसके टूल्स होते हैं कुछ जहाँ से आप इमेज को ऑप्टिमाइज कर लेंगे। मैंने इसका नाम रखा हाउ टू स्टार्ट एन ई कॉमर्स बिजनेस। ये मेरी इमेज के अंदर भी ये चीज आ गई, इसके नाम के अंदर। अब मैंने ये इमेज लोड करना है, तो मैंने इमेज दो तरह के इसके होते हैं, देखें। एक वो इमेज है जो आप उसको मेन लगाते हैं, यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो फीचर्ड इमेज जिसे हम कहते हैं, वो आप दिखाते हैं जब जब आपकी पोस्टें कहीं नजर आती होंगी इस तरह से, तो हर पोस्ट के साथ अपने आप ही ऐसी इमेज लग के आएगा। तो ये मेरे पूरे आर्टिकल का सबसे मेन इमेज है। तो मेन इमेज को हम लगाते हैं यहां जाके, फीचर्ड इमेज में सेट में जाके सिर्फ इसको ड्रैग कीजिए, ऐसे ड्रैग करेंगे ऐसे, तो इसके बाद ये वहां पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है क्लिक किया इस पे, जब ये लोड हो जाएगा तो क्लिक किया, और आल्ट टेक्स्ट में हाउ टू स्टार्ट एन ई कॉमर्स बिजनेस, ये मैंने यहां भी डाल दिया टाइटल में और कर दिया यस। अब देखिए जरा बात इसकी, ये आल्ट टैग क्या है, ALT टैग। अगर फर्ज किया आपकी वेबसाइट जब लोग खोल रहे होते हैं तो खोलते वक्त उनकी इमेज लोड ना हो सके, जैसे कुछ लोगों के नेट स्लो होते हैं, तो वहां पे फौरी ना आर्जी तौर पर वो टेक्स्ट लिखी आती है कि ये इमेज किस चीज के मुतलका था, ठीक है ना। तो आप उस टेक्स्ट को भी इस्तेमाल कीजिए, गूगल इस पे ध्यान देती है, इस आल्ट टेक्स्ट पे, यानी इसे कहते हैं अल्टरनेटिव टेक्स्ट, इस पे ध्यान देती है। अब देखिए एक मेन इमेज मैंने ये कर दिया, अगला मुझे इमेज करना चाहिए जहां पे मैं कहता हूं, फर्ज किया क्रिएटिंग योर ई कॉमर्स वेबसाइट, तो मैं इससे दोबारा एक बनाता हूँ इमेज और नई कोई फोटो ढूंढूंगा इसमें, भाई ये फोटो लाओ, और मैंने इसको किया ऐसे, कुछ और पकड़ लिया डिजाइन इसमें से ताकि थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो मैंने जी कहा क्रिएट एन ई कॉमर्स वेबसाइट, अगर ये इसको ऐसे लगा दिया, ये खत्म कर दिया यहाँ से, और इसको मैंने थोड़ा सा जो भी डिजाइन में जैसे आपको पसंद हो, ये लाजमी नहीं कैसे करें फलां करें, अपनी मर्जी से। तो मैंने इसको भी ऐसे सेट कर दिया ये, और साथ में कुछ बैकग्राउंड को मैं ऐसे करता हूँ कि इसे कहता हूँ प्लाई कलर्स, मेरे कलर चेंज कर दो, कुछ और कलर कर दो, और इसको मैंने कर दिया ऐसे, ये बन गया मेरे इमेज। अब देखें मैं इसको करता हूँ डाउनलोड और दूसरा अपना इमेज लगाऊंगा। दोस्तों माजरत अगर लेक्चर लंबा हो रहा है तो माजरत, मेरा ख्याल था आज हम पूरा टॉपिक क्लियर कर लें, इसके सारे पॉइंट्स जो जरूरी थे हम कर लें, तो तसल्ली से किया जाए इसको। इसमें है क्रिएट योर ई कॉमर्स वेबसाइट, ये सेव कर दिया, और मैंने यहाँ पे जाके इस जगह पे जाके हेडलाइन के नीचे टेक्स्ट से पहले इसको दे दिया इमेज भी। यहाँ पे अगर इमेज ऐड करना है तो ऐड मीडिया करें, दोबारा इसको इसको करें, क्रॉल करें, क्या कहते हैं, ड्रैग करें इसको, और जब ये ऐसे आ जाएगी, क्लिक करके इस पे यहाँ पे लिखें क्रिएट योर ई कॉमर्स वेबसाइट, और करें इंसर्ट, टाइटल में भी लगा दें, और यहाँ भी ये इमेज आ जाएगा ऐसे। अब इसी तरह से आपने इसके डिफरेंट सेक्शन में ना कोई एक दो इमेज और भी डाल दें जहाँ पे रेलिवेंट हो, उसके अंदर भी कुछ चीजें वैसे नजर आती हों, और साथ में आपने उसका नाम भी ऐसा रखा हो। इंशाल्लाह ये रेलिवेंस पैदा होगी तो काफी चांसेस है कि आपकी पेज जो है वो रैंक करना शुरू हो जाएगा। प्रीव्यू करें और देखें पेज कैसे नजर आता है। प्रीव्यू करने से ना आप पोस्ट पब्लिश नहीं की, लेकिन फिलहाल फौरन देख लेंगे कि ऐसे नजर आएगी। ये देखें, पहले ये इमेज आया मेन वाला, फिर ये इमेज आया, उसके बाद ये इमेज आया, ऐसे ऐसे, और बाकी हमारी वही हेडलाइन और हर चीज आ गई। लिहाजा आपने सीख लिया कि कैसे अपनी इमेजेस को भी करना है। नेक्स्ट पार्ट है इंटरनल लिंकिंग। ये बात को ध्यान से देखिए, इंटरनल लिंकिंग जो है आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इसको नहीं भूलना।
कोशिश करें जितनी आपके रेलेवेंट पेजेस हों इसमें और भी, तो उनको आप लिंक करना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करूँ, ई कॉमर्स पे शायद मेरा कोई आर्टिकल लिखा हो, मैं इसको ऐसे करूंगा और ई कॉमर्स सर्च करता हूँ, क्या मेरा कोई है इसमें आर्टिकल, स्टोर सर्च करता हूँ, शायद मेरा कोई आर्टिकल हो। अच्छा, मेरा मेक मनी के मुतल्लिक़ एक है, अगर मेरा इसके मुतल्लिक़ कोई होगा तो मैं इनको यहाँ पे कहीं ना कहीं लिंक करूंगा ढूंढ के कि कहाँ पे जरूरत बनती है इसकी। तो मेरा है मेक मनी के हवाले से, तो इसमें मैं सर्च करूं पहले मेक मनी, भाई नहीं है इसमें कहीं नजर आया, मेरा वर्ड ही कोई नहीं इसमें, इसमें कहीं मेक मनी नहीं नजर आया। अच्छा, बहरहाल मैं इसमें आपको दिखा दूं लगाना कैसे लिंक। अगर ये ई कॉमर्स बिजनेस है, फर्ज किया मेरा जाती इस पे कोई भी आर्टिकल नहीं है इसी तरह के मौजू पे, भाई सर्च कर दो ना मुझे, इसी तरह के मौजू पे फर्ज किया मेरे पास कोई ना हो, फिर मैं किसी और के आर्टिकल को लिंक करूंगा। तो जी जी क्या, सर हम कैटेगरी का भी लिंक लगा सकते हैं और लगा सकते हैं, लेकिन बेटर है कि किसी आर्टिकल का लिंक लगाएं, वो ज्यादा रेलेवेंट होता है। पता कि हम चाह कह रहे होते हैं, ये बात असल में इंटरनल लिंक पे समझाने वाली है। हम चाहते कि हैं पढ़ने वाला पढ़े, और अगर हमने वो टॉपिक सही तरह से कवर नहीं किया लेकिन किसी और आर्टिकल में किया हुआ है तो उससे लिंक दे दें कि यहाँ जाके पढ़ लो। जैसे देखें, मैंने आपको कहा कि मैं अपने आज के लेक्चर में आपको वर्डप्रेस की डिजाइनिंग नहीं सिखाऊंगा, लेकिन कहीं कोर्स मेरा पड़ा हुआ है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। ये रवैया ना वेबसाइट्स की डिजाइनिंग में, प्रोग्रामिंग में, एसईओ में हर जगह पे चल रहा होता है कि आप उसे ना, जो टॉपिक आपके आज के स्कोप में नहीं आते, आप उसका कहीं लिंक दे दें कि वो बंदा पढ़ सके। तो बेटर है कि उसको मैं सीधा वो लिंक दूं उसी रेलेवेंट चीज का। अगर मैं आपको बताता कि मेरे चैनल पे चले आए तो ये ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। मैंने चैनल पे आपको उस प्ले लिस्ट का लिंक दे दिया कि आप यहाँ पे जाएं, इसलिए कैटेगरी ज्यादा बेटर नहीं है, अगर आप उसके एग्जैक्ट उस जगह पहुंचा दें तो ये बेहतर है। तो फर्ज किया एक चीज तो है हाउ टू चूज द बेस्ट पर्पस होस्टिंग। अगर मैं क्रिएटिंग वेबसाइट वाले पार्ट में जाता हूँ, यह है क्रिएटिंग वेबसाइट पार्ट, मार्केटिंग, सेटिंग अप पेमेंट गेटवेज, तो यहाँ पे इसने अगर कहीं होस्टिंग की बातचीत की हो तो मेरे पास होस्टिंग के लिए लिंक मौजूद है। बिजनेस अलाउइंग डिजिटल वेबसाइट सर्विसेज, बिग फ्लफ कहीं है लफ्ज, कोई नहीं है। होस्टिंग कहीं हमने इसमें इस्तेमाल नहीं किया। फर्ज किया इस्तेमाल ना किया हो तो आप ये भी कर सकते हैं, अगर लाजमी अपने किसी इंटरनल लिंक किसी और को देना, तो ये बेहतर है कि आप उसमें कहीं ना वो टेक्स्ट डाल दें। Establish your online presence, you need a professional and user friendly. Your website serves as digital marketing storefront for business, allowing customers to browse and purchase your products when creating your website, focusing on simplicity from नहीं है। इसने कहा कि वर्डप्रेस वो कॉमर्स है, यानी मैंने यहाँ पे भी होस्टिंग का भी जिक्र नहीं किया हुआ, मैं इसे कहता हूँ एक पैराग्राफ इसमें ऐड करता हूँ, स्टार्ट क्रिएटिंग योर ई कॉमर्स वेबसाइट, you need to buy, choose and buy a domain and web hosting for your WordPress और e-commerce वेबसाइट। मैंने इसमें कुछ टेक्स्ट ऐड कर दिए ताकि रेलिवेंट टेक्स्ट उसमें ऐड कर दूं। तो मैंने इसको ऐसे किया, इनकी स्पेल मिस्टेक्स वगैरह, चूज एंड, नीड टू चूज एंड बाय वेब होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस, यहाँ पे किया इसको ऐसे लिंक किया और इसे वर्डप्रेस किया, क्या मुझे उस देता है वो, हाउ टू चूज द बेस्ट वेब होस्टिंग, क्लिक, यस, ये लग गया इसका लिंक।
अब देखें, पढ़ने वाले को पता होगा कि मैं कैसे चूज करूं, तो उससे लिंक दे दी है, ये यहाँ पे क्लिक करो, अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो। आपके इंटरनल लिंक्स जो है ना, आपके सारे जो बाहर से लिंक्स आ रहे होते हैं ना, उनकी अथॉरिटी उसके जूस को आगे पीछे घुमाते हैं। इसकी मिसाल ये है, बड़ी मिकदार में आपकी वेबसाइट की जो अथॉरिटी बिल्ड होती है, जो जूस क्रेडिबिलिटी सारा आता है, वो सारा होम पेज पे आता है। तो यहाँ पे हम लोग ये पोस्टें लाजमी रखते हैं, अपनी लेटेस्ट पोस्टें, ताकि यहाँ से ट्रांसफर हो इनको। अब आगे जो है, हम किसी ना किसी बहाने से उनको और जगहों पे भी ट्रांसफर करते हैं। ये लिंक्स लगे हैं, इनको भी ट्रांसफर हो रही है, यहाँ कैटेगरी को ट्रांसफर हो रही है। लेकिन ज्यादा बेटर होता है अगर यहाँ पे आर्टिकल के अंदर लगाया जाए लिंक, उसकी ज्यादा उसकी अथॉरिटी बिल्ड होती है। तो यहाँ पे शायद हमने लिंक लगाया हो, ये देखें, ये किसी और का है, तो उसको अथॉरिटी जा रही है। अगर हमारा लिंक होता, हमें हमें अथॉरिटी जाती मजीद। लेकिन आखिर में जाके पहुंचते हैं, हमारे हर एक पेज के ऊपर कोई ना कोई हमारे और लिंक्स हों। अगर हमने फर्ज किया इस पोस्ट के लिंक्स बिल्ड कर दें, बैकलिंक गेस्ट पोस्ट लगा दें, तो वहां से अथॉरिटी आएगी यहाँ पे, और यहाँ पे इंटरनल लिंक्स के थ्रू आगे मूव करेगी। लिहाजा इसलिए आपके इंटरनल लिंक्स बहुत मैटर करते हैं। इन्हीं से आपकी इंटरनल लिंक्स से ना कई बार जो है आपकी वेबसाइट की पेजेस रैंक करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस होती है ये, आप ना जब भी इंटरनल लिंक करें, तो अगर आपका आर्टिकल था टेक्नोलॉजी में फर्ज किया, तो दूसरे भी आर्टिकल टेक्नोलॉजी के हों जो लिंक किए जाएं और रेलिवेंट हों। रेलिवेंस मस्ट है। या इस तरह से कोई ना कोई रेलिवेंट थोड़ा सा पैराग्राफ या सेंटेंस लिख के उससे रेलिवेंट बनाएं, कि गूगल पढ़ते हुए समझे क्या इसने भेजा कहीं लिंक लगाया है, वो समझे जरूरत थी इसकी, इसलिए लिंक लगाया गया। तो हमने यहाँ पे इसको एडजस्ट किया। इस तरह हमने कहा, आपने साइट बनाने से पहले लाजमी है कि आप पहले इस तरह की होस्टिंग बाय करो, तो उसको रेलिवेंट बना दिया। आप इस तरह से इसको रेलिवेंट बना के लिंक्स लगा सकते हैं। और जितने भी रेलिवेंट लिंक्स आप एक आर्टिकल में दे सकें, कोशिश कीजिए आप दीजिए। इसकी मिसाल, अगर फर्ज किया हम यहाँ पे जाएं, तो इसने तो एक पूरी की पूरी गाइड यहाँ लिखी हुई है। पूरी गाइड में इसके ये लिंक सारे इसी पेज के हैं, क्लिक करने पे वहां पे जाते हैं, उसी पेज को ऊपर ले जाते हैं। लेकिन क्या इसके दूसरे कोई ऐसे के हैं लिंक्स जहां लगे हों? ये बफर का लिंक है किसी और का, जहां पे रेलिवेंट था उसने लिंक दिया हुआ है। नेक्स्ट, ये और साइटों के हैं, क्या इसका कोई और इंटरनल लिंक मिलता है? ये भी किसी और साइट का है। तो मुझे कोई इसका इंटरनल लिंक मिल जाए जो इसने लगाया होगा। जब एक बंदा पूरी की पूरी गाइड ही एक पेज पे बना देता है, तो फिर उसने डेप्थ में उस पार्ट को कवर किया होता है, हर एक पार्ट को। लिहाजा चांसेस कम होते हैं उसको अपने किसी आर्टिकल को करना पड़े, वो रेफरेंस दे रहा होता है। लेकिन शायद इसने और अपने कुछ पेजेस को लिंक किया हो। यहां से शुरू करते हैं, कोई लिंक जो हमें नजर आ जाए, अगर उनको देखते हैं, माउस और किया, बैकलिंक को ये देखें। कहते हैं, नॉट टू मेंशन पावरफुल बैकलिंक्स दैट हैव सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड माय गूगल रैंकिंग्स। जो बंदे पढ़ रहे हैं उनको जब बैकलिंक्स की बात आती है, पता नहीं चलता बैकलिंक्स क्या है। उसने अपने ही, देखें नीचे यहाँ पे, अपने ही दूसरे आर्टिकल को लिंक कर दिया है कि भाई यहाँ क्लिक करके आप पढ़ सकते हो कि बैकलिंक्स होते क्या है। इस अमल को हम कहते हैं इंटरनल लिंकिंग करना। तो अपनी जाती वेबसाइट के रेलेवेंट पेजेस को लिंक्स लगाना एक आर्टिकल में इंटरनल लिंकिंग है। और अगर जरूरत पड़े तो किसी एक्सटर्नल वेबसाइट को लिंक लगाना, ये होता है आपका एक्सटर्नल लिंक्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहें शुरू में कहीं इंट्रोडक्शन में लोगों को पता नहीं कॉमर्स बिजनेस क्या होता है, तो मैं इसको एक काम करूंगा, ई कॉमर्स बिजनेस। अगर मुझे कोई हाई अथॉरिटी साइट का लिंक मिल गया जिसने डिटेल में बताया हो ई कॉमर्स होती क्या है, फर्ज किया ये वाला नर्ड वॉलेट, तो मैं इसको क्लिक करूंगा, ऐसे ऐसे इसको कॉपी किया, और मैंने यहां पे आके इसको लिंक कर दिया। इसको लिंक कर दिया, ये मेरा है एक्सटर्नल लिंक, और वो मेरा नीचे था इंटरनल लिंक। गूगल जो है ये कहती है कि आप लगाएं, लिंक्स लगाएं अपने इस तरह के, ताकि यूजर पढ़ने वाले की मदद हो सके। इस वजह से जब आप जीबीबी में काम कर रहे हैं ना, तो आप जिस वेंडर को अप्रोच करते हैं उससे ये भी कहेंगे, भाई रेलिवेंट वेबसाइट को लिंक करना गूगल की पॉलिसी है, आप उसको फॉलो करोगे आपकी अपनी भी रैंकिंग बेहतर होती है।
तो मुझे जो है ना गेस्ट पोस्ट लगाने दो, अगर मैं किसी को रेलेवेंट लिंक दूंगा तो आपकी साइट को भी फायदा इसका पहुंच जाए, इसलिए आप उनको कन्विंस भी कर सकते हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स जो हैं, आप जहां जहां लगाएंगे जो रेलेवेंट होंगे उनका फायदा पहुंचेगा। एक और चीज, अगर आप इसको ऐसे करेंगे ना, लिंक को ऐसे, तो यहां पे आता है एड रेल इज इक्वल टू नो फॉलो, और एड ऐसे ओपन इन न्यू टैब। अगर आप दो किसी और की साइट को लिंक लगाना हो तो कोशिश करें कि नो फॉलो भी करें, और ऐड क्लिक क्या था वो, ओपन इनटू न्यू टैब, ये दोनों चेक बॉक्स क्लिक कर दें ऐसे। ये देखें ऐसे, ये दोनों। इससे होगा ये कि आपकी साइट की अथॉरिटी ड्रेन कम होगी, यानी कि आपने देखें फर्ज किया आपके पास 1,000 रुपया है, जब आप किसी और साइट का लिंक लगाते हैं ना, तो ये 1,000 रुपया जो है ये आपसे, उनमें से आपने 200 दे दिया उसको लिंक लगाते हुए। तो इस तरह आपकी अपनी जाती जो होती है ना क्रेडिबिलिटी अथॉरिटी, कुछ लूज होती है थोड़ी सी। इसमें फर्क लाजमी पड़ता है लेकिन थोड़ा सा आप उसको बचा सकते हैं, आप उसे रियल इज इक्वल टू नो फॉलो कर दें, ठीक है ना। नो फॉलो लिंक्स आपने पढ़े हुए हैं जीबीओबी के अंदर, तो वो आपने नो फॉलो इस तरह से करना था। जब तक कि गेस्ट पोस्ट ना लगा रहे हो अपनी साइट पे, जब आप गेस्ट पोस्ट लगाते हैं अपनी साइट पे, तो क्लाइंट चाहता है आप डू फॉलो लिंक लगाएं, फिर ये नो फॉलो ना करें। और बाय डिफॉल्ट ये डू फॉलो ही होते हैं जब तक आप इसको क्लिक करके चेंज नहीं करते, ठीक है ना। क्लाइंट को चाहिए डू फॉलो। आपने खुद जब आर्टिकल में किसी और के लिंक्स लगा रहे हैं जो आपका क्लाइंट नहीं है, उसे नो फॉलो कर दें, ये बेटर है। और ये एक बेटर पॉलिसी होती है कि जब भी यूजर आपका कोई आर्टिकल पढ़े और उसको पता चले कि ये बाहर की वेबसाइट है, तो उस पर क्लिक करने पे ऐसे क्लिक करे तो वो नया पेज खुलेगा। लेकिन अगर आपका अपना ही लिंक है जैसे कि यहाँ पे ये, तो नया पेज नहीं खुलेगा, इसी टैब के अंदर खुल जाएगा। ये एक अच्छा बिहेवियर है ताकि लोग आपकी साइट से बाहर ना जाएं, वो टैब खुला रह जाए। गूगल भी इसे पसंद करती है। ये भी स्ट्रेटजी इसमें बना के रखें। थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ी सी लेंथ और बढ़ गई इसकी। एक्सटर्नल लिंक्स भी हमने पढ़ ली इसमें। मोबाइल की ऑप्टिमाइजेशन है, टेक्निकल एसईओ की पार्ट में इंशाल्लाह करेंगे। पेज लोड स्पीड है, हम करेंगे टेक्निकल एसईओ की पार्ट में। यूजर एक्सपीरियंस भी इसमें आता है। सोशल मीडिया शेयरिंग जो है ये इसमें आती है, ये भी हम उसके अंदर सेट करेंगे। स्कैम भी इसमें आता है। कंटेंट क्वालिटी जो है इस पे हमने लेक्चर बिल्कुल अलग करना है। लिहाजा आपके 2 लेक्चर जो होंगे नए वाले, इनमें ये होगा टेक्निकल एसईओ क्या होती है, उसमें 4-5 टॉपिक कवर करेंगे 10 से लेकर ऑनवर्ड्स, और साथ में कंटेंट क्वालिटी के लिखते हुए क्या करना चाहिए, इसको मिसालों के साथ वाजे करेंगे। ये 2 डिफरेंट लेक्चर में। तो आज तक का काम इतना था। इसकी मैं रिकॉर्डिंग क्लोज करता हूँ ताकि रिकॉर्डिंग की लेंथ बहुत ज़्यादा ना बढ़े, और बाकी इंशाल्लाह हम बातचीत करते हैं। जी दोस्तों, अब करते हैं सवाल शुरू। जी दोस्तों, साइलो स्ट्रक्चर की बात हमने अभी सवाल किया था, मैंने कहा रिकॉर्डिंग कर दूं आपके ज़हन में रहे। साइलो स्ट्रक्चर इसलिए जरूरी है अगर आपने वेबसाइट पे ना उस खास टॉपिक को मुकम्मल कवर करना हो। फॉर एग्जांपल, मेरा एक टॉपिक है कि वो मेन टॉपिक वेब डिजाइनिंग, और मैं इस पे मेन कीवर्ड जो है ना 2 वर्ड्स वाले, 1 वर्ड वाले, 3 वर्ड वाले, इन पे रैंक करना चाहता हूँ। फिर मैं क्या करूंगा, एक बड़ा लगाऊंगा पिलर आर्टिकल जिसमें मैं बताऊंगा कैसे कैसे वेब डिजाइनिंग की जाती है, इसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं। तो शायद उसमें मेरे पास जो टूल्स और बाकी सारे लेक्चर्स का प्लान होगा ना सारा, वो बनेगा तकरीबन कोई जी 100 लेक्चर्स। तो मैं इसको करूंगा वेब डिजाइनिंग की, बनाऊंगा कैटेगरी, और उसके अंदर डालूंगा स्टेप वाइज सारे। इसमें दिखाने के लिए एक छोटी सी चीज आपको मैं निकाल के ना एग्जांपल दिखाता हूँ जहां मैं साइलो में काम करना मुझे चाहिए, और मैंने भी इसको कन्वर्ट नहीं किया। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी जब आपके जब टारगेट्स बहुत बड़े हो चुके हैं ना, कंपटीशन में जब टफ है, उसमें आप कहीं कम्पीट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे देखिए मेरे पास ऑनलाइन टाइपिंग जॉब आइडियाज, हाउ टू चूज राइट प्रोडक्ट। ये देखिए, ये मेरा एक टॉपिक है। जो टॉपिक मेरा कह रहा है कि आपने ई कॉमर्स बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, और आगे इसके अंदर मेरे पास ये इसके स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, और इसकी डिटेल में मैंने एक आर्टिकल लिख दी है, प्रोडक्ट कैसे आपने हंट करनी है। फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप। तो अगर आपने उसके सब टॉपिक्स के ऊपर भी आर्टिकल करने हो ना,
फिर ये आपका साइलो ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है ना। ठीक। यानी जी जैसे जी आप ठीक है। पूरी पूरी गाइड्स बना रहे हो, फिर ज्यादा बेटर रहता है साइलो। जी जी अगर आप देखेंगे ना ठीक है ये सर। बैकलिंको को या बाकी सारी सबको, उन्होंने साइलो में काम काफी किया होता है, उनकी पूरी पूरी गाइड्स होती हैं। लेकिन फर्ज किया आप जीबीपी साइट टाइप काम करते हैं, जिसमें आपका एक टॉपिक है हाउ टू मेक मनी विद ई कॉमर्स, दूसरा टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। तो जी अब आपको साइलो की जरूरत नहीं पेश आएगी। जब आपने भरपूर गाइडें बनानी हो, काफी आर्टिकल्स में बांट के, फिर साइलो पे जाते हैं, ठीक है। मतलब कि प्योर साइट जब हो ज्यादातर हमारी जब यूज करें। जी जी, जब निश साइट आपकी होती है ना, निश वाली, जी फिर जी। अगर आप जीबीपी साइट की जनरल में कर अच्छा। रहे हैं, मल्टी कैटेगरी, कोई जरूरत नहीं है इसकी। जी ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा सर, अब तीसरा सवाल मेरा ये है, हम जब अपनी वेबसाइट ओपन करते हैं तो टैब में ना ऊपर वर्डप्रेस का ही लोगो आ रहा होता है, लेकिन अभी हाँ। जब आप वेबसाइट रन कर रहे थे मैंने उसमें देखा कि वेबसाइट का अपना लोगो शो हो रहा था। तो ये सर ये किस तरह पॉसिबल है? अच्छा जी, ये भी थोड़ी सी चीज दिखा दूं कि आप कैसे इसको सेट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हमारे पास ना, ये देखिए मेरा लोगो ये आ रहा है, ये लोगो है, जबकि यहाँ पे वर्डप्रेस नजर आ रहा है। इसमें सेटिंग करने के लिए ना आपको करना ही पड़ता है कि आप इसमें नंबर वन तो डिजाइन में जाके अगर करते हैं कस्टमाइज, यहाँ जाते हैं कस्टमाइज में, तो वर्डप्रेस की साइट में ये चीज खुलती है, जिसमें आप जाएं ग्लोबल में, और आइडेंटिटी कहीं इधर होगी, अगर यहाँ नहीं है तो कहीं और मिल जाएगी, कंटेनर्स, टाइपोग्राफी, बटन्स। जस्ट मिनट, ग्लोबल में, या इसको मैं कहीं लॉगो करूंगा, अगर ऐसे कहीं मुझे पहुंचा देगा वहां पे। तो इसके साथ कहीं ना उसने दिया होता है मुझे भी फेविकॉन का भी जगह, ठीक है। हेडर में नहीं है, ग्लोबल में नहीं है। कुछ थीम ना लॉक कर रहे होते, कुछ नहीं कर रहे होते, इसी एस्ट्रा थीम जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अंदर कहीं ना कहीं इसकी जगह मौजूद होगी। ब्लॉग पेज, साइड बार, फुटर, साइट आइडेंटिटी। साइट आइडेंटिटी में देखें, ये यहाँ पे चेंज लोगो में जाके हमने चेंज लोगो किया है। तो साइट आइडेंटिटी जो है, यहाँ जाके आपने इसको चेंज करना है। अगर मैं चेंज करूंगा इसे, कोई दूसरा गाना चाहता हूँ आइकन, तो लगा सकूंगा, बस सिर्फ सेलेक्ट करना है, ठीक। चेंज हो जाएगा। ठीक है सर। अच्छा सर, अब मेरा फोर्थ सवाल ये था कि क्लाइंट पोस्ट जो होती है हमारे पास, जो क्लाइंट पोस्ट लगवाता है, तो हमें भी उसे भी इसी तरह बिल्कुल ऑप्टिमाइज करना पड़ती है, उसको जैसा एज इट इज पोस्ट करने हो बस? अच्छा, मेरा ये मशवरा है कि आप ना पूरा प्रोसीजर हमेशा फॉलो करें, कि एडिटिंग वाला, जिसमें फॉर्मेटिंग भी आती है, ग्रामेटिकल एरर जो करने होते हैं, इसकी हेडलाइन स्ट्रक्चर सेट करना होता है, सारा का सारा करके ही लगाएं। पता क्यों? देखिए, क्लाइंट ने जी आपसे आर्टिकल लगवा लिया, आपने लिंक दे दिया, फौरन पैसे ले लिए, लेकिन आपकी साइट की जी क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए। आपकी साइट हमेशा बिल- रैंक करती रही, बेटर होती रही, उसके लिए हमेशा ऑप्टिमाइज करें। तो हमारे पास क्या होता है कि जो भी आर्टिकल आते हैं, तो मैं अपनी टीम को बुझाता हूँ कि ये एक गेस्ट पोस्ट है, इसको आप फॉर्मेटिंग कर दें, या मैं कभी वक्त मिले खुद करता हूँ। तो उसको हमेशा जी। हर आर्टिकल, चाहे अपना आर्टिकल है चाहे क्लाइंट ने आपको दिया है, उससे लाजमी ऑप्टिमाइज करें। अच्छा, दूसरी चीज ये थी, अक्सर क्लाइंट ये चीज नापसंद करते हैं कि उनके आर्टिकल में कोई और लिंक ऐड हुआ हो, हाँ तो फिर जी। हम उस सूरत हाल में क्या करें? उनसे आप, बात करें कि नहीं, हम इंटरनल लिंक जरूरी है? हाँ जी, आप उनको बताएं कि हमारी पॉलिसी है कि हमने इसमें इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स लाजमी लगाने हैं। उनको इंटरनल लिंक्स पे मसला नहीं आता, वो कहते हैं एक्सटर्नल जी लिंक्स है ना, ये वाले ना हो। एक बात देखिएगा, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था। मैं इसलिए शाहजेब के क्वेश्चन लिए जा रहा हूँ, ताकि इसमें ना कुछ चीजें लर्न करने वाली हैं। ये देखिए जरा, अगर मैं यहाँ पे आऊं, तो इस पेज के अंदर जितने भी लिंक्स लगे होंगे जो किसी और साइट को जाएंगे, मेरी साइट के पेजेस को नहीं जाएंगे, फर्ज किया इस पेज पे जितने भी लिंक्स होंगे, तो जो इस पोस्ट के थ्रू जूस जा रहा होगा, जो ताकत जाती है ना जो एसईओ की, उसे हम कहते जी हैं जी जूस। जो जूस जा रहा होगा उनमें बट जाएगा, उस बटने को हम कहते हैं OBL काउंट। अगर फर्ज किया आपने रेलेवेंट आर्टिकल में, जैसे इसने बैकनिको में ये लगाया था अभी ना कहीं, उसने लिंक्स लगाए थे कोई 10, 15, 20, ये वाला इसका अपना है, ये इसका अपना है, ये इसका अपना है, इसका मसला नहीं है। अगर ये अपना है, ये अपना है, देखें कितने इसने इंटरनल लिंक्स लगाए हुए हैं यहाँ पे। मैं जी देखता हूँ जो भी लिंक्स किसी और का आएगा ना, तो आपको गिन के बताऊंगा कि क्या इनका फर्क पड़ता है। बिग कॉमर्स, ये भी इनका अपना है।
इन्होंने खुद उस पर कंटेंट बना रखा हुआ है और लिंक किए जा रहे हैं उसमें, मैक्सिमम लिंक्स सारे इनके अपने हैं मोस्टली, स्टाफ फंडिंग अपना ही है, ये भी इनका अपना ही है, इतना कंटेंट बना चुके हैं। फर्ज किया ये 10 या 5 लिंक्स किसी और साइट को जाते, ये नर्ड वॉलेट को ना जाते, तो जो ताकत यहां से जानी थी ना एसईओ की, वो 5 में तकसीम हो जाती। इस अमल को हम कहते हैं OBL काउंट, आउटबाउंड लिंक्स काउंट, ठीक है। इसलिए जी आपके क्लाइंट्स कहते हैं कि मेरा ही लिंक लगाओ, आप उसे कहें मैं किसी और का लिंक लगाऊंगा लेकिन उनको नो फॉलो कर दूंगा और आपका लिंक लगा दूंगा डू फॉलो में, लिहाजा ताकत आपको ही जाएगी बाहर, ठीक है ना। जी उनको इंटरनल लिंक्स जी का सर। मतलब नहीं आता, वो जानते हैं कि एसईओ में इसका फायदा पहुंचता है, तो इस हवाले से क्लाइंट को जी कन्विंस नहीं। बाकी जरा हाजरा खड़े हैं सबके, मैं बाकी के सवाल ले लूं। जी जी ठीक है सर। चलें, थैंक यू जी। अवैस, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या हाल है आपके? ठीक है। ठीक ठाक, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा सर, ऐसा सर मेरा आज क्वेश्चन ये है कि डेटाबेस की जो होती है ना, जो नेटवर्क मॉडल यूज कर रहा होता है वो 4 टाइप्स होती है, ठीक है। तो इनमें जो वर्डप्रेस यूज करता है वो ज्यादातर माई एसक्यूएल लैंग्वेज यूज करता है या हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल यूज करता है। हाँ जी। तो अगर हमें क्लाइंट देता है अपनी वेबसाइट का कि मेरी ये वेबसाइट है, आप इसकी एसईओ कर दें, ठीक है, तो वो हमें एक लिमिटेड एक्सेस मिलता है कि हम मतलब कि उसको जो एसईओ कर रहे होते हैं उसकी, तो हायरार्किकल जो डेटाबेस मॉडल है उसको मद्देनजर रखते हुए ही हम करेंगे या मतलब कि कोई और स्ट्रेटजी हम उसमें यूज करेंगे? हाँ जी, इसमें पहली बात है कि जब भी कोई CMS होगा, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे शॉपिफाई, विक्स, ब्लॉगर या वर्डप्रेस, तो उनके तो अंदर ही आप चीजें जो चेंज कर सकते हैं वो चेंज करेंगे। जो चीजें चेंज ना कर सकें तो आप किसी डेवलपर से कहते हैं हमेशा कि ये करके दें। नॉर्मली जो एसयू कंपनीज है ना, इनके पास डेवलपर नहीं होते, इसलिए हमारे कई एसयू कंपनीज हमारे क्लाइंट्स हैं। वो एसयू कंपनीज क्या करती हैं, जो जो काम करवाने होते हैं और उनसे नहीं हो रहे, वो हमें कहते हैं कि भाई अपनी टीम से करवा दें, ठीक है ना। अगर वर्डप्रेस ना होगा और कोई और डेटाबेस मॉडल या कुछ और चीज इस्तेमाल कर रहे होंगे, आप अपने क्लाइंट के उस बंदे को कहेंगे कि अपनी डेवलपमेंट टीम से कहो ये चीजें चेंज करवा दो, या मुझे पूरी एक्सेस दो अपनी वेबसाइट की, तो मैं कोई रेलेवेंट बंदा लेके उससे काम करवा दूंगा और उसके एडिशनल पैसे चार्ज करूंगा। तो इस हालत में आप चार्ज करते हैं। जी सर। तो सर उसके बाद ये है कि जो एसईओ करते हुए हमें जो फर्ज करें ई कॉमर्स पर हमने करनी है, किसी भी वेबसाइट को हमने करना है, तो उनके सबसे पहले जो जो होते हैं कीवर्ड्स उनको टारगेट करके अपनी शीट में रखना चाहिए, या उनके जो कीवर्ड्स की इंटेंसिटी है या उनकी डेंसिटी है, वॉल्यूम है, वो सबसे पहले वो चेक करना चाहिए कि इसको हमने कैसे आगे लेके चलना है। तो सबसे पहली बात यह है कि आप उनके ना कीवर्ड्स को पहले ना प्लान कर लें कि मैंने कंटेंट किस किस मौजू पे करना है। अगर आपने कंटेंट भी करना था तो कीवर्ड्स को प्लान कर लें, और एक कीवर्ड के ऊपर जो आप काम कर चुके हों तो दोबारा उस तरह के कीवर्ड पे काम ना कीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहते हैं टॉप 10 वेबसाइट्स टू मेक मनी ऑनलाइन, तो हम दूसरा कहते हैं बेस्ट स्मार्ट वॉच, बेस्ट स्मार्ट वॉचेज आते हैं मुंह पे, बेस्ट वेबसाइट्स टू मेक मनी ऑनलाइन। ये दोनों आइडेंटिकल हैं, अगरचे इनमें वर्ड्स का थोड़ा सा फर्क है। दोनों टॉपिक अगर समझने में एक थे ना, आपने इनको सिर्फ एक बार करना है। अदरवाइज ये गूगल में है ना कि आपस में आपके दोनों आर्टिकल लड़ाई करेंगे और दोनों हार जाएंगे। इसे कहते हैं कीवर्ड कैनिबलाइजेशन। तो आप सबसे पहले प्लान करते हैं मैंने कौन से इनके प्राइमरी कीवर्ड चुनने हैं, और आप सेकेंडरी कीवर्ड्स को उसी आर्टिकल में लगा दें। फॉर एग्जांपल, जैसे टॉप 10 हमने कहा, तो दूसरा बेस्ट वाला वर्ड आर्टिकल के कहीं अंदर इस्तेमाल कर लें, एक टाइटल में मेन, एक अंदर। तो आप इस तरह पूरा प्लान कर लीजिए उनके कंटेंट का। दूसरी अब चीज क्या आती है, जो कीवर्ड की डेंसिटी। डेंसिटी जो है ना, इसको आपने फोकस नहीं करना, ये बहुत पुरानी बात है, और आजकल जो बंदा भी आपको बताएगा ये बंदा अभी ना अप टू डेट नहीं है। तो ये कीवर्ड की डेंसिटी पे आपने बिल्कुल ध्यान नहीं देना। इसकी मिसाल, कभी हम लोग ये काम करते थे आज से 12-15 साल पहले कि सिर्फ हमने कीवर्ड टाइटल में कीवर्ड्स का मेटा टैग होता है और कीवर्ड्स का डिस्क्रिप्शन, एक डिस्क्रिप्शन टैग भी होता है जो दिखाया था आपको, और बाकी जी सर। कंटेंट में भी ना कीवर्ड बार बार लगा देने करने, तो गूगल में रैंक कर लेना करना। गूगल जी अब इसको कीवर्ड्स को डेंसिटी को समझती कैसी है,
इसके मुतल्लिका वर्ड से भी समझती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बेस्ट इस्तेमाल किया कहीं तो साथ में इस्तेमाल करते हैं टॉप, वो समझती है कि 2 बार आ गया। ये आइडेंटिकल कीवर्ड्स हैं, बस इनके जी वर्ड सर। अगर चेंज है, इनके मकसद एक ही हैं। तो इसी तरह से अगर आप फर्ज किया उसके मुतल्लिका कीवर्ड्स डालते हैं उसमें, जिसे LSI कहते हैं, वो लाजमी है। इस चीज को जरा ध्यान से सुनिएगा, तमाम दोस्त ध्यान से सुनिएगा, ये रिकॉर्डिंग में जा रहा है ताकि ये पॉइंट मिस ना कीजिएगा। LSI कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जो टॉपिक को प्रॉपरली गूगल को समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूंगा ऑरेंज की, ऑरेंज कलर भी होता है और ऑरेंज जो है फ्रूट भी होता है, तो गूगल कैसे जानेगी कि मैं बात करते हुए आर्टिकल में कलर की बात कर रहा हूं कि ये फ्रूट की। आप अगर फर्ज किया ऑरेंज के आगे आप कहीं बनाना एप्पल इस्तेमाल करते हैं, तो गूगल इस कॉन्टेक्स्ट से समझती है कि ये कहीं फ्रूट की बात कर रहा है। अगर मैंने पर्पल की बात की, मैंने कहीं रेड की बात की, वो समझती है कि ये कलर की बात कर रहा है। अगर मैंने ऑरेंज की बात की और दूसरे किसी फल की बात नहीं की, लेकिन खाने की बात की और डाइट की बात की और अपनी वो ईटिंग हैबिट्स की बात की, वो समझ जाएगी कि ये इसने बात की है खाने वाले ऑरेंज की। इन कीवर्ड्स को हम कहते हैं LSI कीवर्ड्स, सिमेंटिक कीवर्ड्स, जो उसके मुतल्लिका कीवर्ड्स होते हैं। अब आप देखिए, अगर आपके आर्टिकल में सिमेंटिक कीवर्ड्स भी अगर कसरत से हैं, तो फिर ये गूगल इसको कंसिडर कर लेती है कि ये आपकी डेंसिटी ही है। जैसे कि अगर मैंने एक किया आर्टिकल किया, बेस्ट हार्ड ड्राइव्स फॉर मैकबुक, इस मौजू पे मैंने एक आर्टिकल लिखा और उसमें मैंने बेस्ट हार्ड ड्राइव्स, टॉप हार्ड ड्राइव्स और साथ में SSD ये वर्ड रिपीट किए, तो ये 3 बार उसको कंसीडर कर ले कि मेरे हार्ड ड्राइव का वर्ड आया है। लाजमी नहीं कि आप वर्ड टू वर्ड ही रिपीट करें उसे, आप उसको उसके जो मुतल्लिका वर्ड से भी रिप्लेस कर सकते हैं। बस सबसे अच्छी बात यह है कि आप नेचुरल अंदाज से आर्टिकल लिखें और पूरा जोर लगा के कि मैं जो बंदा आर्टिकल पढ़ेगा ना वो उसको समझ सके। अगर आप उसे समझाएंगे ना तो लाजमी इसमें डेप्थ पैदा होगी। आप हार्ड ड्राइव की बात करते करते उसकी इंटरफेस की बात भी करेंगे, ये साटा है ये दूसरी है, आप उसकी बात ये भी करेंगे इसके RPM कितने हैं, तो आप उसको तसल्ली से बताएंगे फिर कि ये फलां चीज में क्यों नंबर 1 पे लेके आ रहा हूँ, ये फलां चीज नंबर 2 पे क्यों है, इसकी प्राइस के हवाले से, बाकी के हवाले से। तो बेस्ट हार्ड ड्राइव फॉर मैक आपका आर्टिकल अच्छा हो जाएगा। अच्छे आर्टिकल के दौरान में आपको लाजमी वो बातें करनी पड़ेंगी जिनको गूगल समझ लेती है। ये LSI है, केबल, उसका इंटरफेस, उसके SSD, RPM और चीजें काफी, ठीक है ना। ये जी सारी सर। मिलजुल के उसको जोर ही दे रही है। डेंसिटी से मुराद है कि आपने जोर देना है कि मेरा ये कीवर्ड है। तो आजकल ये चलता है कि आप उसके मुतल्लिका अल्फाज से जोर दे रहे हैं, वो वर्ड जी रिपीट सर। ना कीजिए बहुत ज्यादा जब तक उसकी सेंस ना बने। ठीक है। ठीक है, चलिए। जी सर। थैंक यू सर। मामला आप बताइए।